Hi, hello, good evening, everyone. Hi, hello, good evening, everyone. क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Just a second, guys. Let me just set up. Audible, everyone? Good evening, Miss Kia. Audible, everyone? Good evening. There's some issue. Miss Kia. सर वॉल्यूम बहुत कम है। नहीं, मेरे साइड से तो एकदम ठीक है वॉल्यूम। आप देखिए अपने साइड से बढ़ाइए। इट इज एब्सोल्युटली फाइन फ्रॉम माय एंड। जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं कमेंट्स कैसे पढ़ूंगा नहीं तो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चले क्लास स्टार्ट करें। अब थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। Yes, I will be giving you that brushing up of the concept which you require in economics. यहाँ हम लोग रिविजन करने वाले हैं एंड जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां मैं आपको इन डेप्थ और इन डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देते जाऊंगा पर्टेनिंग टू अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन हाथ में लेके बैठ जाइए। बस बस बस, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार के लिए। आपने मेरा इंतजार किया। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवा दी जाएगी इकोनॉमिक्स की, डोंट वरी। Oh God, now please don't ask me about English literature, commerce. जो हो चुका है हो चुका है. What's done is done. Now don't get into the past history and dig out your mistakes. Rather focus on what is next. चलिए start करते हैं. Theory of demand. Fine, I'll try to speak in English as much as possible, but then I have to cater to all. So maybe mix of Hindi and English both. Chalo, let's get started. Theory of demand. Now, to begin with, first of all, what do we demand? You have to bear this thing in mind that we demand goods and services. Pehla sawal, do we demand all kinds of goods and services? The answer is no. The goods are to be categorized into two categories. Whether the good is freely available, also regarded as non-economic good, or whether we have to pay a price to acquire that product, which is economic good. So goods are classified into two categories, that is free good and economic good.
रिमेंबर दैट फ्री गुड्स डू नॉट कमांड एनी प्राइस बिकॉज ऑफ टू रीजंस, दो कारण की वजह से फ्री गुड का या नॉन इकोनॉमिक गुड का प्राइस नहीं होता है। पहला इज अबंडेंस एंड दूसरा इज अनलिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है, सो अबंडेंस नेचुरली अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल, एंड दूसरा है आपका कि वो स्केर्स नहीं है, बोल के उनका कोई दाम नहीं होता है। On the other hand, economic goods are those goods which do command price. Why do they command price? Because of again two reasons. First of all, scarcity. Everybody cannot have everything that they want. And दूसरा, they have the want satisfying power. यानी economic goods में capacity है आपके wants को satisfy करने का, यानी उसमें utility है। So economic good का अगर आपसे HOTS पूछा जाए कि why do they command price? Due to scarcity, and दूसरा due to यूटिलिटी, वांट सैटिस्फाइंग पावर। इज दैट क्लियर? क्या आपको समझ में आया कि क्यों इकोनॉमिक गुड्स का डिमांड होता है? आई होप दैट इज क्लियर। आई होप दैट इज क्लियर। चले आगे बढ़े, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट टू टेक दैट ओनली इकोनॉमिक गुड्स आर डिमांडेड इन द इकोनॉमी। ठीक है, ओनली इकोनॉमिक गुड्स आर डिमांडेड इन द इकोनॉमी। चलिए आगे बढ़ते, डिमांड को समझते इक्वेशन के साथ। ठीक है, तीन चीज होना चाहिए। सपोजिटली अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, आर्यन परचेजेस 2 पैकेट्स ऑफ ब्रेड एवरी वेंसडे। आर्यन परचेजेस 2 पैकेट्स ऑफ ब्रेड एवरी वेंसडे। तो यहां पे आर्यन कौन हो गया? कंज्यूमर। 2 पैकेट्स ऑफ ब्रेड क्या हो गया? क्वांटिटी। एट ₹36 पर पैकेट अगर मैं बोलूं तो 36 पर पैकेट क्या हो गया आपका प्राइस, एंड एवरी वेंसडे क्या हो गया? टाइम। सो डिमांड, फर्स्ट ऑफ ऑल बेयर दिस थिंग इन माइंड दैट इट इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर, एंड डिमांड इज टू रेफर टू अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच द कंज्यूमर, प्लीज मेक यूज ऑफ द कीवर्ड द एंड नॉट अ। अगर डिमांड का डेफिनेशन पूछा है तो उसमें आप अ कंज्यूमर का मत इस्तेमाल करिएगा। अगर अ कंज्यूमर करते तो फिर वो इंडिविजुअल डिमांड बन जाता है। सो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच द कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग दाम पे, अलग अलग समय पे कंज्यूमर कितना गुड्स खरीदना चाहता है वो हो जाएगा आपका डिमांड। तो इससे डिमांड का 3 फीचर्स निकल के आता है। सबसे पहला, डिमांड और डिजायर। डिमांड एंड डिजायर आर नॉट द सेम थिंग। डिजायर इज जस्ट अ मेयर विश टू हैव समथिंग, बट देन डिमांड इज रिगार्डेड एज इफेक्टिव डिजायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव? इफेक्टिव का मतलब होता है फुलफिल्ड, असरदार। So only when your ability is backed up, your willingness is backed up by ability and purchasing power both. जब आपके पास खरीदने का क्षमता हो, ability हो willingness के साथ, तब उसको हम लोग डिमांड बोलेगा। That is why it is regarded as effective desire. So वो word effective का मतलब होता है efforts जो हमें लगाना पड़ेगा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। Is that clear? दूसरा, demand is always and always to be associated with price. क्योंकि अलग अलग क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस। एंड तीसरा, सिंस डिमांड इज इंडिकेटेड और एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, नॉट पॉइंट, प्लीज माइंड इट, पीरियड ऑफ टाइम लाइक 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, बोल के डिमांड को फ्लो वेरिएबल बोला जाता है या फ्लो कॉन्सेप्ट बोला जाता है, बिकॉज डिमांड कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन पीरियड ऑफ टाइम। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? Is that absolutely clear? क्या आपको समझ में आ गया? Different from desire, price dependency and time factor, flow concept. ठीक है, मैं keywords मार्क कर दे रहा हूं, अगर आपको कॉपी में लिखना है तो प्लीज लिख लो। डिमांड को इफेक्टिव डिजायर बोलते हैं, प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है डिमांड, एंड डिमांड एक फ्लो कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसको पीरियड ऑफ टाइम के साथ मेजर किया जाता है। ठीक है, पीरियड नॉट पॉइंट, प्लीज रिमेंबर दैट। Point is a stock concept and demand is a period concept. चलिए आगे बढ़े, चलिए क्विकली डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। सबसे पहला इंडिविजुअल डिमांड। नाउ इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड अगर आपसे कुछ भी पूछेगा, सेम डिमांड का डेफिनेशन लिखना है, जिस्ट जो कीवर्ड है वहां पे, जैसे डिमांड में आपने क्या बोला, डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच द कंज्यूमर जो है, द कंज्यूमर, वो रिप्लेस होके बन जाएगा इंडिविजुअल डिमांड में अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर, या जिसको आप इंडिविजुअल हाउस होल्ड भी बोलते हो। सो इंडिविजुअल डिमांड को हाउस होल्ड डिमांड बोला जाता है। सो इट इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर
or an household is willing and able to purchase at various possible prices during a particular period of time. एंड अगर मार्केट डिमांड बोलेगा तो उसका कीवर्ड हो जाएगा ऑल द हाउसहोल्ड्स या ऑल द कंज्यूमर्स भी आप बोल सकते हो, या सिंपल स्टेटमेंट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये भी बोल सकते हो दैट मार्केट डिमांड इज बेसिकली एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड. सो जब सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के डिमांड को अगर हम लोग सम अप करते हैं मार्केट के अंदर में, तब वो आपका मार्केट डिमांड बनता है. प्लीज रिमेंबर, ये एग्रीगेट डिमांड थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट वाला एग्रीगेट डिमांड का बात नहीं हो रहा है. थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड पूरा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से है, मैक्रो लेवल पे है. यहां मैं बोल रहा हूं एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इन द मार्केट. मार्केट का बात हो रहा है. इज दैट क्लियर? सो वो माइक्रो फैक्टर बन गया. इज दैट क्लियर गाइस? एवरीवन, इज दैट क्लियर? पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए. हॉराइजॉन्टल समेशन आप तब यूज करेगा जब आप स्केड्यूल या ग्राफ के थ्रू इस्तेमाल करोगे, देन मेक यूज ऑफ द कीवर्ड हॉराइजॉन्टल समेशन, अदरवाइज डोंट. ठीक है, प्लीज इको को ध्यान से समझो, आपको ठीक से पढ़ाया ही नहीं गया मेरे ओपिनियन में. चलिए, कॉम्पोजिट डिमांड. कॉम्पोजिट का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं water is composed of H2O, so 2 molecule of hydrogen and 1 molecule of oxygen. तो इससे आपको क्या समझ में आया? कंपोज का मतलब क्या होता है? मेड अप होना, बना हुआ. सो जब आप कोई एक डिमांड, कोई भी एक प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट करते हो जिसको एक पर्पस के लिए नहीं, उसका कॉम्पोजिट पर्पस है. कॉम्पोजिट मतलब उसका मल्टीपल पर्पसेस है. वो एक काम पूरा नहीं करेगा, बहुत सारे इच्छाओं को पूरा कर सकता है, मल्टीपल यूजेस में इस्तेमाल हो सकता है या ऑल्टरनेटिव यूजेस में इस्तेमाल हो सकता है, उसको हम लोग कॉम्पोजिट डिमांड बोलेगा. जैसे मिल्क, मिल्क से आप टी, कॉफी, खीर, पनीर, घी, ये सब कुछ निकाल सकते हो. तो एक प्रोडक्ट से बहुत सारा डिमांड आपका फुलफिल हो पा रहा है, मल्टीपल यूजेस है प्रोडक्ट का, उसको हम लोग कॉम्पोजिट बोलते हैं. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? उसके बाद आता है आपका जॉइंट डिमांड. जॉइंट डिमांड का मतलब होता है अगर आपने एक प्रोडक्ट का डिमांड को क्रिएट किया, वो ऑटोमेटिकली कोई दूसरा प्रोडक्ट का डिमांड को क्रिएट करेगा ताकि दोनों साथ में इस्तेमाल हो सके. सो दैट when demand for one product creates a demand for the other product, which are to be, keyword is used jointly and consumed together. When two products are demanded simultaneously to be used jointly and consumed together, that is your keyword. Please make use of it in the answer. Is that clear? Then comes your substitute or competitive demand. Now, competitive demand का मतलब होता है कि one product in the market has various alternatives available. यानी आपके प्रोडक्ट का बहुत सारा कॉम्पिटिटर्स अगर मार्केट में अवेलेबल है, उन कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के डिमांड को हम लोग कंपेटिटिव या सब्स्टिट्यूट डिमांड या उनको सब्स्टिट्यूट गुड्स भी बोलेंगे. लाइक कोक का कॉम्पिटिटर पेप्सी है, थम्स अप है, मार्केट में प्रेजेंट है, सो वो कहलाएगा आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड उसका डिमांड को हम लोग कंपेटिटिव डिमांड बोलेंगे. अगर आपको fill in the blank देता है लिख के कि कोक एंड पेप्सी हैज अ डैश डिमांड एंड बच्चा उसमें अगर लिख के आ जाता है दे हैव a substitute demand, that is wrong. They are substitute goods but they have a competitive demand. Is that clear? Please take note of that. Same example, tea and coffee भी जा सकता है. ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट वन. नाउ डायरेक्ट डिमांड. अब आप बोलेगा कि ये सारा भाई डिमांड तो फ्रैंक में दिया नहीं, आपने क्यों दिया है? सी, देयर इज नॉट जस्ट वन बुक व्हिच आईएससी फॉलोज, देयर आर मल्टीपल बुक्स एंड सारी बुक्स को गो थ्रू करने के बाद आई हैव कम डाउन टू द कंक्लूजन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड जो प्री बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है अलग अलग स्कूल में, तो आपको पता होना चाहिए. इट इज योर ड्यूटी टू नो इट. नहीं आया, गुड फॉर यू. आ गया तब क्या करेगा? गाली देगा हमको, कोसेगा, दूसरे लोगों को नहीं पढ़ाया गया था बोल के आप पढ़ लो. नाउ डायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या होता है? आपने कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड को क्रिएट किया अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए. द कीवर्ड इज अल्टीमेट कंजम्पशन. मतलब उसमें से दो चीज नहीं होगा. पहला चीज, इट इज नीदर टू बी यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन नॉर मेंट फॉर रीसेल. इट इज रेडी टू बी यूज्ड. दैट इज डायरेक्ट डिमांड. उसी को हम लोग ऑटोनॉमस डिमांड भी बोलते हैं जो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए होता है, या फिर ऑटोनॉमस डिमांड के लिए एक और टर्म यूज किया जाता है विच इज इंडिपेंडेंट डिमांड. मतलब रिगार्डलेस ऑफ प्राइस वो प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा ही रहेगा, उसको भी हम लोग ऑटोनॉमस डिमांड बोलते हैं. ठीक है, इज दैट क्लियर? ऑटोनॉमस डिमांड इज बेसिकली एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ प्राइस, दैट इज फूड एंड मेडिसिन. ठीक है, बट इनका भी कंजम्पशन जो है वो डायरेक्ट होता है, तो बोल के आप ऑटोनॉमस डिमांड को डायरेक्ट डिमांड के साथ भी एसोसिएट कर सकते हो. ठीक है,
कमिंग टू नेक्स्ट वन, क्रॉस डिमांड। क्रॉस का मतलब क्या होता है, यहां पे प्रोडक्ट्स में क्रॉस कनेक्शन है। अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली वो उसका डिमांड को तो अफेक्ट करेगा ही, साथ ही साथ उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रोडक्ट है उसका भी डिमांड को अफेक्ट करेगा। दैट इज आपका क्रॉस डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका ईरान, इजराइल और यूएसए में वॉर चल रहा है, उनके वॉर होने की वजह से हमारा भी ऑयल प्राइसेस स्पाइक अप कर रहा है। दैट इज हाउ थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। सो क्रॉस डिमांड क्या होता है कि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने से उसका सब्स्टिट्यूट के डिमांड में चेंज आया, या उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड के डिमांड में चेंज आया, या हो सकता है कि गुड अनरिलेटेड हो, यानी दूसरा वाला गुड को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो उसको हम लोग क्रॉस डिमांड बोलेगा। सो व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। नाउ रिलेटेड कमोडिटी कुड बी सब्स्टिट्यूट गुड, कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड, और कुड बी अनरिलेटेड गुड। Is that clear? Is that clear? Cross demand and cross price effect are the same thing. Cross demand या cross price effect are interchangeable word. However, अगर cross price effect के आगे कीवर्ड लगा देते जैसे पॉजिटिव, पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब हुआ कि डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है, बोल के पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड में देखा जाता है। अगर क्रॉस प्राइस इफेक्ट के आगे मैं नेगेटिव लगा दूं, नेगेटिव मतलब हो गया इनवर्स रिलेशन, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखा जाता है, तो बोल के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव क्रॉस प्राइस इफेक्ट हुआ। एंड अगर उसके आगे मैं जीरो लगा दूं, जीरो क्रॉस प्राइस इफेक्ट, तो फिर वो आपके अनरिलेटेड गुड में देखा जाता है, तो वो आपका अनरिलेटेड गुड हुआ। इज दैट क्लियर? Is that clear? Got it? Sir, printer and paper will be a joint demand or derived demand? Both beta, both are acceptable. Joint demand isliye because printer, paper and ink all are to be used together. But however, when you are creating a demand for printer, it gives rise to demand for ink and आपका this thing क्या बोलते हैं, paper automatically. So both are correct in that case. However, fundamentally the primary answer will be joint demand, क्योंकि they are to be used jointly and consumed together. एक के बिना दूसरा का कोई यूज नहीं है। अगर मेरे को डिराइव डिमांड को जॉइंट डिमांड से थोड़ा सा सेग्रीगेट करना और अंतर बताना हो, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि जॉइंट डिमांड के जो गुड्स होते हैं दे हैव टू बी कंज्यूम टुगेदर। ऑन द अदर हैंड डिराइव डिमांड के केस में मार्केट में ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को फ्लोरिंग करवाना है, अब फ्लोरिंग करा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मेरे को सीमेंट विमेंट चाहिए, बट उसमें मैं टाइल्स भी लगा सकता हूं, मैं उसमें WPC फ्लोरिंग भी करा सकता हूं, या फिर मैं उसमें आजकल वो क्या रेजिन फ्लोरिंग आता है वो भी करा सकता हूं। तो मार्केट में ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, तो उस वे में वो डिराइव डिमांड बन जाता है, लेकिन जॉइंट डिमांड हैज टू बी कंज्यूम टुगेदर। आई होप दैट इज क्लियर। Yes, competitive demand and joint demand are a component of cross demand itself. Very good question. This is how you have to study economics. आपके सवाल उठने चाहिए, क्योंकि क्रॉस डिमांड में हम लोग सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री का बात कर रहे हैं, राइट? क्रॉस डिमांड में वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री बोल के ये दोनों इसी का कॉम्पोनेंट बन गया, ठीक है? गॉट इट? आगे बढ़े, चलिए। एक्स एंटी डिमांड। नाउ दूसरा नाम लिख लो, दूसरा नाम लिख लो। एक्स एंटी को हम लोग नोशनल भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर प्लान्ड भी बोलते हैं, ये कोई आपको बताया भी नहीं होगा। वेयर डज दिस वर्ड नोशनल कम फ्रॉम? ये कहां से उठ के आया? नोशनल वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड नोशन। नोशन मीन्स आइडिया, आइडिया मीन्स पर्सपेक्टिव, मतलब जो चीज आपके दिमाग में है। इट इज नॉट रियल एट द मोमेंट, दैट इज वाई एक्स एंटे को नोशनल डिमांड भी बोला जाता है। इट इज NOTIONAL, ठीक है? एक्स एंटे डिमांड इज नोशनल डिमांड, नॉट नेशनल, नोशनल, NOTIONAL। एंड एक्सपोज डिमांड को हम लोग इफेक्टिव डिमांड भी बोलते हैं या एक्चुअल डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है? ये तीन इसके अलग अलग नाम हो गए। सो एक्स एंटे मतलब हो गया जितना कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज, एंड एक्सपोज हो गया जितना कंज्यूमर एक्चुअली परचेजेस, ठीक है? सो अमाउंट ऑफ गुड कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज इज नोशनल, अमाउंट ऑफ गुड विच द कंज्यूमर एक्चुअली परचेजेस इज योर एक्सपोज्ड। इज दैट क्लियर?
Is that clear? Please interact, at least write yes or no. Yes, exposed demand is the actual aggregate of the economy. ठीक है? चलो आगे बढ़े. ऑटोनॉमस बता दिया. इंडिपेंडेंट डिमांड, दिस डिमांड एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ प्राइस. इनकम डिमांड एंड प्राइस डिमांड बेसिकली होता है कि जब डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज डिपेंडेंट अपॉन ईदर इनकम, फॉर इनकम डिमांड, एंड व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी इज डिपेंडेंट अपॉन प्राइस, सो दैट इज प्राइस डिमांड. इसको अगर फंक्शन के तौर पे लिखना हो, अगर मैथमेटिकल आंसर देना हो, तो आप बोल सकते हो दैट इनकम डिमांड और प्राइस डिमांड एक्सप्रेसेस, मैथमेटिकली एक्सप्रेसेस a functional relationship between quantity demanded and income of the consumer for income demand, quantity demanded and price of the commodity for price demand. ठीक है? मैथमेटिकली इनकम डिमांड और प्राइस डिमांड एक्सप्रेसेस अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिस्पेक्टिवली. इज दैट क्लियर? एंड आप उसको इंडिकेट भी कर सकते हो. QX इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y फॉर इनकम डिमांड एंड QX इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ PX फॉर प्राइस डिमांड. आई होप आपने मेरा डिटेल्ड वीडियो देखा है. अगर नहीं देखा है तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता. चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंडेंट है? ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा. आपके फ्रैंक की बुक में भी जो है पॉइंट नंबर 125 जो है, पॉइंट नंबर 125 जो है, वो आपके पर्टिकुलरली इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स है. हालांकि काउंसिल नेवर स्पेसिफाइज कि गिव द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, दैट कम्स इन क्लास 10. But in case if they mention that write any 4 determinants of individual demand, do not write point number 6 to 11 onwards. वहां पे वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. Point number 1 to 5 is individual demand का determinant, and for market demand का determinant, all the points are acceptable for market demand. Is that clear? Is that clear? I am not ignoring anyone. I am just busy teaching. थोड़ा पढ़ा लेने दो मेरे को, उसके बाद बैठ के बातचीत करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ. नाउ दो कीवर्ड जो कि फीचर होने ही होने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज आपका इनवर्स और अ नेगेटिव कोरिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैज टू बी देयर इन योर आंसर. एंड दूसरा कीवर्ड जो अक्सर बच्चे लोग भूल जाते हैं लिखना, दैट इज अज्यूमिंग other factors remaining constant. If you are not writing this, irrespective of आपने जितना लंबा आंसर लिखा हो, ग्राफ दिया हो, जो भी किया हो, we have the full-fledged right to deduct your 1 mark or half a mark. Depends कि काउंसिल का मार्किंग स्कीम कैसा आएगा. क्योंकि ये लॉ जो है प्राइस के साथ, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होना चाहिए, प्राइस घटने से डिमांड बढ़ना चाहिए, ये तभी एप्लीकेबल है जब बाकी सारे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करे वो कांस्टेंट मान लिया जाए. ऐसा होता नहीं है. इको में बहुत कुछ अजम्पशंस लेके चलना पड़ता है. तो ऐसा अज्यूम करेंगे कि अपार्ट फ्रॉम प्राइस ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड इज टू बी अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट. Is that clear? Please remember that these two keywords are to be featured in your answer, otherwise your marks will be deducted. And then उसके बाद आपका inverse relation है, ये तो आपको पता ही है. डायग्राम में आपको बता दे रहा हूं, एक बार आप देख लो. सबसे पहले लेबलिंग का आदत डालो. क्वाड्रेंट खींचते ही y एक्सिस, ओरिजिन x एक्सिस, पहले लिख लो क्वांटिटी. ठीक है, क्वांटिटी, एंड यहां लिख लो प्राइस. क्योंकि ये अगर आप लास्ट के लिए छोड़ोगे, हाई चांस कि आप भूल जाओगे तो माइनस हाफ हो जाएगा. ठीक है, हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड. सो इसीलिए सबसे पहले लेबलिंग कर लो. एंड रिमेंबर दैट जब भी आपको इनिशियल दिखाना है तो उस इनिशियल को हमेशा सॉलिड लाइन से दिखाओ. सो इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी, दिस इज P0 एंड दिस इज Q0. अब लॉ ऑफ डिमांड बोलो क्या होगा. इफ योर प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस. Q0 से Q1 पे आ जाएगा. ये एक लोकस हो गया, ये एक लोकस हो गया. लोकस मतलब पॉइंट हो गए. And when your price decreases, P2, your quantity demanded increases, Q2. Make sure करिएगा लेबलिंग सही से करें. P2 Q2 रिलेटेड होना चाहिए, P0 Q0 रिलेटेड होना चाहिए, P1 Q1 रिलेटेड होना चाहिए. ये हो गया आपका थर्ड लोकस. एंड इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो हमें हमारा डिमांड कर्व मिल जाएगा.
विच इज आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऑफ कोर्स मैं फ्री हैंड अभी बना रहा हूँ बोर्ड पे तो उतना क्लियर नहीं बनेगा, अभी आप कॉपी देंगे तो मैं बहुत अच्छे से बना के दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर, समझ में आ गया सबको। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आस्क्ड फॉर और नॉट आस्क्ड फॉर, इफ अ पर्टिकुलर आंसर कैन बी बैक्ड अप बाय गिविंग डायग्राम, प्लीज गिव इट, दीजिएगा। जैसे यहाँ पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी पॉइंट लिखते लिखते आप डिमांड कर्व बना के समझा सकते हो इस रिलेशन को, तो दे के आइएगा, ठीक है। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट फेचेस यू ब्राउनी पॉइंट्स, ठीक है, इट फेचेस यू ब्राउनी पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। चले आगे बढ़े, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नाउ इनकम क्या डिटरमाइन करता है कंज्यूमर का? परचेजिंग पावर। हायर इज द इनकम, हायर इज द परचेजिंग पावर, सो हायर इज द डिमांड। क्या ये हमेशा होता है? द आंसर इज नो, आंसर इज नो। द इफेक्ट, इफेक्ट मतलब असर ऑफ चेंज इन इनकम, इनकम अगर चेंज हो रहा है तो उसका असर किसी भी प्रोडक्ट पे दिखेगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कमोडिटी, दैट इज द टाइप ऑफ द कमोडिटी और द कैटेगरी ऑफ अ कमोडिटी। Now, on the basis of nature of the commodity, we classify commodity into three main categories. That is a normal good, second category is your inferior good, and third category is your inexpensive necessity. ठीक है? In case of normal good, basically normal good में हमारे comforts and luxuries आते हैं इस category में. Comforts and luxuries comes under the category of normal good. So in case of normal good, higher is the income, higher is the demand for normal good, lower is the income, lower is the demand for normal good. So there is a direct or a positive correlationship between income and quantity demanded for normal good. But in case of inferior good, as your income increases, you have the tendency to switch over to superior commodity. यानी substitution effect आएगा यहाँ पे। जब इनकम बढ़ेगा तो हम काहे का और इंफीरियर गुड लेगा? हम सुपीरियर की तरफ जाएगा। इनकम नहीं है तो हम आलू खा रहा है, इनकम आ जाएगा तो हम पनीर खाएगा या फिर हम चिकन खाएगा। So in that case, with the rise in income, I tend to demand less of inferior good because I switch over to superior good. So there is an inverse or a negative correlationship between income and quantity demanded for inferior good. वहां प्राइस मत लिख के आ जाइएगा, गलत हो जाएगा। बहुत बार ये मिस्टेक देखा है कि बच्चा लोग नॉर्मल गुड में, इंफीरियर गुड में, इनएक्सपेंसिव गुड में प्राइस के साथ लिख के आ जाता है, विच इज इनकरेक्ट, ठीक है। एंड तीसरा हो जाएगा आपका इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज आर दोज जिसमें विद द राइज इन इनकम, इफ देयर इज अ स्पेस फॉर इंक्रीमेंट इन डिमांड, अगर डिमांड बढ़ने का थोड़ा सा जगह है तो हम लोग बढ़ाएंगे जितना अपना रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। एंड आफ्टर फुलफिलिंग दैट सर्टेन लेवल, with a further escalation in income, yani with a further rise in income, we will keep our demand unchanged or constant. उसको हम लोग change नहीं करेगा. That is आपका inexpensive necessity. Is that clear? Difference between inferior good and Giffen good बाद में आते हैं, समझाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ में आया कि नहीं हुआ? इतना समझ में आया कि नहीं हुआ? चलिए डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। सबसे पहले टॉकिंग अबाउट नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड के लिए आपने क्या कहा? नॉर्मल गुड के लिए कहा देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, राइट? सो वी स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल इनकम, इनिशियल क्वांटिटी, Q0 Y0। लेबलिंग करना मत भूलिएगा, क्वांटिटी इनकम लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपका नंबर कट जाएगा। सो विद द राइज इन इनकम Y1, योर डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीजेस Q1। देखिए इतना समझ आया कि नहीं आपको? With the rise in income, your demand for normal good increases, and with the fall in income, Y2, say Q2. With the fall in income, your demand for normal good decreases. ये हो गया आपका लोकस। इन तीनों लोकस को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमें पॉजिटिवली स्लोपिंग यानी ऊपर जाता हुआ ऐसे डिमांड कर्व दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? हमें ऊपर जाता हुआ ऐसे डिमांड कर्व दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? कमिंग टू इंफीरियर गुड। नाउ इंफीरियर गुड के केस में अगेन YOX, सबसे पहले लेबलिंग होगा क्वांटिटी, फिर आएगा आपका इनकम। अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल इनकम, इनिशियल क्वांटिटी। एज योर इनकम इंक्रीजेस, योर डिमांड फॉर इंफीरियर गुड डिक्रीजेस। अब आपका सवाल आता होगा कि मैं ऐसा भी तो बना सकता हूं ना इंफीरियर गुड को। ये अगर आप क्लास 10 में बनाते थे तो चलता था। क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए इस टाइप से नेगेटिवली स्लोपिंग ग्राफ इज एक्सेप्टेबल,
but not for class 12 students. I'll tell you the reason why. चलो let's get into why. क्योंकि आपको जानना है ना, बहुत किसी को जानना है कि ऐसा क्यों. बेसिकली जब आप कॉलेज में जाओगे ना, आपको याद है आपने इनडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का कॉन्सेप्ट को किया है, और मैंने अपने वीडियो में आपको बताया भी था, कि जब कंज्यूमर का, ये एक बजट लाइन है, जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है, तो बजट लाइन ऐसे राइटवर्ड शिफ्ट करता है कि नहीं करता है? बजट लाइन ऐसे राइटवर्ड शिफ्ट करता है कि नहीं करता है? करता है ना? You all remember, no? When the income of the consumer increases, budget line has the tendency when income increases, your budget line shifts rightward. जब कॉलेज में आप जाओगे तो आपको सिखाया जाएगा दैट ड्यू टू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो इंफीरियर गुड है ये उनके अलग अलग बजट लाइन है, एंड जो ये अलग अलग टेंजेंसी पॉइंट्स आता है वही आपका इक्विलिब्रियम होता है. सो विद द राइज इन इनकम, जब हमारा बजट राइटवर्ड शिफ्ट करता है तो इंफीरियर गुड का पूरा एक थ्योरी है, लॉ है, उसमें आपका जो इंफीरियर गुड है वो कुछ इस तरीके से मूव करते हुए दिखाई देता है जब अलग अलग इक्विलिब्रियम लेवल को जोड़ा जाता है. बोल के फॉर इंफीरियर गुड जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं वो आपको कुछ ऐसा बैकवर्ड स्लोपिंग जाते हुए दिखता होगा, विच इंडिकेट्स दैट this is my initial income, this is my initial demand Q0. With the rise in income Y1, your demand for inferior goods decreases. And remember that slightly, थोड़ा सा जो है, मैं इसको Y लिख दे रहा हूं और Q लिख दे रहा हूं, that थोड़ा सा इनकम बढ़ने से पहले inferior good का डिमांड बढ़ता है, and then further बढ़ने से उनका डिमांड कम हो जाता है, because consumer switches over to superior good. अब इस बिहेवियर में भी एक टेंडेंसी है, क्योंकि जब इनकम बढ़ता है तो एक बार में ऐसा नहीं कि पुअर कैटेगरी सीधा रिच कैटेगरी में आ जाता है. आपका वेल्थ इंक्रीज होने का या इनकम इंक्रीज होने का भी एक अपना अपना कैटेगरी है, राइट? अगर आप पुअर हो, पुअर से अगर आपका इनकम बढ़ा है तो आप लोअर मिडिल क्लास पे आओगे, फिर आप मिडिल क्लास पे आओगे, देन आप अपर मिडिल क्लास पे जाओगे, एंड देन आप रिच कैटेगरी में आके फिर आप मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स एंड ट्रिलियनेयर्स की तरफ जाओगे. दैट इज हाउ द जर्नी टेक्स प्लेस, करेक्ट? So that is why with the rise in income, initially थोड़ा सा inferior good का demand increase होता है, and then with the further rise in income उसका demand कम हो जाता है, which gives a backward slope to it. ठीक है, पीछे जाता हुआ slope दिखता है. ठीक है, got it? Yes, you have to do a backward sloping demand curve for inferior good. तो ये हो गया आपका normal good का demand, जो मैंने आपको बताया, this is for normal good. And this will be for your inferior good. ठीक है, this is your inferior category. And coming to third category, which is inexpensive necessity. Now in case of inexpensive necessity, ये initial income हो गया, ये आपका initial quantity हो गया Y0 Q0. अगर income बढ़ता है तो up to a certain level जितना आपका need है आप उतना demand बढ़ाते हो, लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर इनकम और बढ़ जाए तो फिर आप और नहीं बढ़ाते जाओगे, तो फिर आप उसको कांस्टेंट कर दोगे. सो इन दैट केस लोकस का मूवमेंट आ गया ए बी, यहां आ गया सी एंड यहां आ गया डी, बोल के ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है. सो इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी इज लाइक इट इंक्रीजेस अप टू अ सर्टेन लेवल एंड देन इट रिमेन्स कांस्टेंट लाइक दिस. इज दैट क्लियर? सॉल्ट, करेक्ट, सॉल्ट है, मैच बॉक्स है, all these are your example of inexpensive necessity. No, if you all have been asked to make a downward sloping for inferior good, I would say it is incorrect. For council and for the teachers who evaluate the paper, for them frank ISC Economics is like a bible, and they will only give you marks on the diagram which is mentioned in frank, although it might be wrong. हो सकता है कि वो गलत भी हो, बहुत सारे ग्राफ फ्रैंक के गलत है, बट देन हम लोग कुछ नहीं कर सकते. From that particular book they make their marking scheme, so we can't alter that. ठीक है, is that clear everyone?
चले आगे बढ़े, ये हो गया आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर. नाउ कमिंग टू थर्ड कैटेगरी विच इज आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. नाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को क्रॉस डिमांड भी बोलते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, राइट. क्रॉस डिमांड व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड कमोडिटी, दैट इज रिगार्डेड एज क्रॉस डिमांड. नाउ रिलेटेड गुड तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूट, या तो कॉम्प्लीमेंट्री, या तो फिर अनरिलेटेड भी एक कैटेगरी है, यानी नो रिलेशन बिटवीन देम. सब्स्टिट्यूट गुड का अगर कीवर्ड का मैं बात करूं, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन सैटिस्फाई सेम टाइप ऑफ नीड, एक जैसे जरूरत को पूरा कर सकता है, एंड विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर, यानी उसकी जगह आप कोई दूसरा गुड का इस्तेमाल कर सकते हो. ऑन द अदर हैंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर टू बी यूज्ड जॉइंटली एंड कंज्यूम्ड टुगेदर, एक साथ उसको इस्तेमाल करना है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री. एंड अनरिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नो रिलेशन और नो डिपेंडेंसी ऑन टू वन अनदर, यानी चेंज इन प्राइस ऑफ वन विल नॉट अफेक्ट द डिमांड फॉर द अदर, दैट इज आपका अनरिलेटेड कैटेगरी. ठीक है. नाउ कमिंग टू सब्स्टिट्यूट गुड. सब्स्टिट्यूट गुड का कैटेगरी आप खुद सोचो कि मान लीजिए अगर मैंने अपना कोर्स का प्राइस बढ़ा दिया तो मेरा डिमांड तो कम हो जाएगा प्रोडक्ट का. मैंने अगर अपना फीस बढ़ा दिया यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग का तो मेरा डिमांड कम हो जाएगा. एंड मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है अगर उन्होंने अपना प्राइस चेंज नहीं किया तो मेरे स्टूडेंट्स का टेंडेंसी रहेगा कि वो लोग स्विच ओवर कर जाए किसी चीपर वाला के पास. तो ये होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड के केस में कि प्राइस बढ़ने से, अगर आर्यन सर ने अपना कोचिंग का प्राइस बढ़ाया तो बाकी XYZ कोचिंग का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो लोग प्रेजेंट है मार्केट के अंदर में. So there is a direct or a positive correlationship between price and quantity demanded in case of substitute commodity. So X and Y के टर्म में अगर मैं बात करूं, X का प्राइस बढ़ने से अगर Y का डिमांड इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलेगा. प्लीज ये वेरिएबल को याद रखिएगा, X Y के टर्म्स में दिया है या A B के टर्म्स में दिया है तो वो रिलेटेड गुड के बारे में बात कर रहा है. कंफ्यूज मत हो जाइएगा, आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है. इज दैट क्लियर? एंड टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड में मान लीजिए आप प्रिंटर का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर अभी जो ये ऑयल प्राइसेस हो रहा है इसी का एग्जांपल ले लीजिए. अगर ऑयल का प्राइसेस बढ़ रहा है तो ऑयल का डिमांड कम होगा. अगर ऑयल का डिमांड कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो व्हीकल्स है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उनको भी अपना कम डिमांड एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. ठीक है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड. सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में अगर मेरा प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो मेरा डिमांड तो कम होगा ही प्रोडक्ट का, साथ ही साथ मेरे साथ जो दूसरा प्रोडक्ट साथ में यूज होता था उसका डिमांड भी कम हो जाएगा क्योंकि मेरा डिमांड भी कम है. सो वहां आ गया नेगेटिव रिलेशन. मेरा प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने से मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड का डिमांड कम हो जा रहा है. सो देयर इज एन इनवर्स और अ नेगेटिव कोरिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड. एंड अनरिलेटेड गुड में सपोजिटली आप ले लीजिए कोक है एंड कार है. अगर कार का प्राइस चेंज हो रहा है तो कोक के डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, या कोक का प्राइस चेंज हो रहा है तो कार के डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. दैट इज आपका अनरिलेटेड गुड. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो, सो ग्राफ के बारे में फटाफट से बता दूं आपको वापस से. ग्राफ के लिए आई यूज माय बोर्ड, दैट इज इजियर फॉर मी. नाउ ग्राफ के लिए सब्स्टिट्यूट गुड के केस में आप यहां लिख देगा प्राइस ऑफ कोक लिख दो एंड यहां पे क्वांटिटी ऑफ पेप्सी लिख दो. ठीक है, लेबलिंग करना मत भूलना. YOX इनिशियल से शुरू करते हैं. ये हो गया मेरा इनिशियल प्राइस, ये हो गया मेरा इनिशियल प्राइस, ये हो गया मेरा इनिशियल क्वांटिटी. मैंने क्या बोला कि अगर कोक का प्राइस बढ़ेगा तो कोक का डिमांड कम हो जाएगा, लोग पेप्सी की तरफ आ जाएंगे तो पेप्सी का डिमांड बढ़ जाएगा. सो विद द राइज इन प्राइस ऑफ कोक द डिमांड फॉर पेप्सी इज गोइंग टू इंक्रीज, एंड विद द फॉल इन प्राइस ऑफ कोक द डिमांड फॉर पेप्सी इज गोइंग टू डिक्रीज. लोकस को अगर ज्वाइन करेगा तो सब्स्टिट्यूट गुड में आपको ऐसा सीधा कर जाता हुआ दिखाई देगा. ठीक है, this is your demand curve for substitute good. ठीक है, this is your demand curve for substitute good. Both are acceptable. चाहे आप straight line बनाइए, चाहे आप curves बनाइए, that doesn't matter. Coming to complementary good, YOX. Again, यहां लिख देना quantity of petrol
एंड प्राइस ऑफ कार, या फिर अगर आपको एक्स वाई के टर्म में लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। इनिशियल से शुरू करते हैं, P0 Q0। मैंने आपको क्या बोला कि अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो कोई कार नहीं लेगा, कोई कार नहीं लेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड फॉर पेट्रोल कम हो जाएगा। सो कार के प्राइस बढ़ने से पेट्रोलियम का डिमांड कम हो जा रहा है, एंड कार के प्राइस कम होने से पेट्रोलियम का डिमांड इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, ये आ गया हमारा लोकस। इसको अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये बन गया आपका डिमांड कर्व फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एंड टॉकिंग अबाउट अनरिलेटेड गुड, हालांकि ये बुक में नहीं है फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। इन केस ऑफ अनरिलेटेड गुड अगर आपको बनाने आ जाए ग्राफ तो कैसा हो जाएगा, YOX, यहां मैं लिख लेता हूं क्वांटिटी ऑफ कार एंड यहां लिख देता हूं प्राइस ऑफ कोक। अनरिलेटेड गुड में मैंने क्या बोला कि कोक का प्राइस अगर चेंज होगा तो वो कार के क्वांटिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो इनिशियल ले लो P0 Q0, अगर प्राइस ऑफ कोक बढ़ेगा कार को फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस ऑफ कोक कम होगा तो भी कार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो क्वांटिटी ऑफ कार विल रिमेन कांस्टेंट, ABC, क्वांटिटी ऑफ कार विल रिमेन कांस्टेंट। इसको अगर बनाएं तो वी गेट अ perfectly inelastic demand sort of a curve in case of unrelated good, के फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इलास्टिसिटी के टर्म्स में वी आर गेटिंग परफेक्टली inelastic demand curve in case of unrelated good। या इसको आप बोल सकते हो, कीवर्ड प्लीज लिख लीजिए, कीवर्ड लिख लीजिए जो बता रहा हूं आपको। अनरिलेटेड गुड में होगा जीरो क्रॉस प्राइस इफेक्ट भी बोला जाता है, सब्स्टिट्यूट गुड को पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इफेक्ट भी बोला जाता है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री को नेगेटिव क्रॉस प्राइस इफेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इफेक्ट हो गया आपका सब्स्टिट्यूट, नेगेटिव क्रॉस प्राइस इफेक्ट हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री, एंड जीरो क्रॉस प्राइस इफेक्ट हो गया आपका अनरिलेटेड गुड्स। एंड इलास्टिसिटी के टर्म्स में भी सेम है। नो, यू कैन नॉट से दैट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव यूनिटरी इलास्टिक, देयर इज नो पॉइंट इन दैट। नॉट नेसेसरी कि अगर कार का जितना परसेंट से प्राइस बढ़ेगा पेट्रोलियम का भी उतना ही परसेंट से डिमांड गिरेगा। वेरी रेयर चांस, वेरी रेयर केस। ठीक है प्रगति, चलो आगे बढ़े। सर शुड डिमांड कर्व टच बोथ द एक्सिस मैंडेटरी, लाइक नो, देयर इज नो मैंडेशन इन दिस लॉजिक। एंड पहला बात तो डिमांड कर्व ऐसा बनना भी नहीं चाहिए। नो, दिस इज नॉट करेक्ट, प्लीज डोंट डू इट। डिमांड कर्व शुड लुक लाइक दिस, ऊपर जाता हुआ होगा तो ऐसा दिखेगा। नो नीड टू मेक योर कर्व लाइक दिस, डोंट डू इट, डोंट डू इट। ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कर लिया हमने। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। नाउ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, अगर कंज्यूमर को प्रोडक्ट पसंद है हायर डिमांड, अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं है लोअर डिमांड। So if the consumer is in favor of a commodity, then the demand for that particular commodity will be high in the market. And if the consumer turns against the commodity, then your demand will be less in the market. Taste and preference are guided by habit, custom, ritual, tradition, etc. ठीक है, expectation about future price, या इसको हम लोग speculation effect भी बोलते हैं। अगर आपको लिखना है आप लिख लो इसको। Expectation about future price is basically speculation effect. If the consumers are anticipating, जो कि अभी हो रहा है, ये amidst this war conflict scenario, we are anticipating कि कल शायद इंडक्शन मिले या ना मिले, गैस सिलेंडर्स मिले या ना मिले, तो उसके वजह से, हो सकता है कि वॉर की वजह से प्राइसेस और ज्यादा भागे, तो लोग आज क्या कर रहा है, आज अपना डिमांड को बढ़ा दे रहा है। सेम प्राइस पे आपका आज डिमांड इंक्रीज हो जा रहा है। इज दैट क्लियर? एंड अगर एंटिसिपेट करते कि कल प्राइस शायद घट जाएगा,
तो आज अपना डिमांड को कम कर देंगे ताकि कल उसको सस्ता में खरीद सके, सो दैट वी कैन परचेज इट एट अ चीपर प्राइस टुमारो. आई होप यू ऑल गॉट द लॉजिक. इज दैट क्लियर? चले आगे बढ़े. नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. इफ कंज्यूमर्स हैव एक्सेस टू चीप क्रेडिट अवेलेबल इन द मार्केट, नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल है, या फिर आपका अच्छा खासा टाइम पीरियड के लिए लोन अवेलेबल है. पहले होता था कि लोन लेना है तो आपको कम टाइम पीरियड में चुकाना पड़ेगा, अब आपको लोन काफी अच्छा स्ट्रेच्ड आउट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिल जाता है. इन दैट केस मार्केट एक्सपीरियंसेस अ हायर डिमांड, क्योंकि कंज्यूमर का टेंडेंसी ज्यादा लोन लेके ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने का बढ़ जाता है. क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस जो हम लोग किया था बैंकिंग में, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज एसोसिएटेड विद क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, कि जितना ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, मनी सप्लाई उतना बढ़ेगा, मनी सप्लाई उतना बढ़ेगा तो डिमांड उतना बढ़ेगा, डिमांड जितना बढ़ेगा प्राइस उतना बढ़ेगा एंड इन्फ्लेशन उतना बढ़ेगा. एवरीथिंग गेट्स कोरिलेटेड इन इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग गेट्स कोरिलेटेड, बी इट माइक्रो और बी इट मैक्रो. ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है देखा देखी. बाजू वाले ने ये किया, मुझे भी ये करना है. एक इन्फ्लुएंसर आया या आई, उसने कोई एक प्रोडक्ट का रिव्यू कर दिया, पॉजिटिव रिव्यू कर दिया, एवरीबडी स्टार्ट्स परचेजिंग. डॉट इन की अभी बहुत ज्यादा फेमस होकर रखा है यूथ के बीच में. डॉट इन की का प्रोडक्ट्स मैं भी यूज कर रहा हूँ, फेस वॉश वगैरह. इन्फ्लुएंसर्स आए, फीडबैक दिया, ऑटोमेटिकली डिमांड स्पर्ट कर गया. स्पर्ट मींस इंक्रीज हो गया. सो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इज द टेंडेंसी टू कॉपी द स्टाइल ऑफ अदर्स. बाजू वाला जो करेगा मेरे को भी वो करना है, बाजू वाले के पास बुलेट है मेरे को भी बुलेट चाहिए, शर्मा जी ने गाड़ी लिया तो वर्मा जी को भी गाड़ी लेना है. दैट इज आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. इज दैट क्लियर? चलिए, पॉपुलेशन एंड साइज एंड कॉम्पोजिशन. नाउ हायर इज द पॉपुलेशन, हायर इज द डिमांड. सिंपल लॉजिक, अगर एक देश में पॉपुलेशन अनकंट्रोलेबली इंक्रीज होते चल जाएगा या राइज करेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, बेसिक तो कम से कम इंक्रीज करेगा. एंड जैसे कोविड आया, कोविड की वजह से लॉट ऑफ पीपल डाइड, एंड द मेजर कंसर्न वाज कि अगर लोग मर जाएंगे तो हमारा एग्रीगेट स्पेंडिंग कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, तो मतलब प्रोडक्शन को कट डाउन करना पड़ेगा एंड उससे अगेन जीडीपी को अफेक्ट हो सकता है. सो पॉपुलेशन डिक्रीज करने से डिमांड डिक्रीज हो जाता है. इज दैट क्लियर? एंड जो कि मैक्रो लेवल पे भी अफेक्ट कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है. आई होप दैट इज क्लियर. देन कम्स योर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल. इफ इनकम इज कॉर्नर्ड, कॉर्नर्ड यानी टेकन अवे majorly by rich category of people, in that case economy will experience a higher demand for luxuries. But if income is cornered, majority या evenly distributed among the middle class people or the lower income category, in that case the demand pattern will be seen more towards the demand of comforts and necessities. ठीक है. So if income distribution is uneven, unequal, that is rich is getting richer and poor is getting poorer, in that case luxury ka demand will be high. On the other hand, if income is evenly spread out, then demand for necessities will be high in the market. Market demand. Demonstration effect can be a determinant of market demand, not individual demand. ठीक है. I hope that's clear. चलिए नेक्स्ट, क्लाइमेटिक एंड सीजनल फैक्टर. मैंगो का सीजन आ रहा है, हायर डिमांड देखने मिलेगा. अभी आम का सीजन आ रहा है, अचार वचार का डिमांड ज्यादा देखने मिलेगा. कैरी का सीजन आ रहा है, जैसे ही ऑफ सीजन जाएगा ऑटोमेटिकली डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगा. इज दैट क्लियर? गवर्नमेंट पॉलिसी. नाउ ये एक पॉइंट है जिसमें अक्सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है. आप जरा कॉन्सेप्ट को याद करिए, मूवमेंट एंड शिफ्ट को. मैं फटाफट से आपको बता दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा. ठीक है, मूवमेंट एंड शिफ्ट पहले मैं बताऊंगा क्योंकि इस पॉइंट के साथ कोरिलेट करना है मेरे को. चेंजेस इन डिमांड याद है ना आपको? डिमांड में दो टाइप का चेंजेस आता है, या तो मूवमेंट आता है या तो शिफ्ट आता है. ठीक है, मूवमेंट किसकी वजह से आता है? इट हैपेंस ड्यू टू प्राइस. प्राइस के चेंज होने की वजह से सेम डिमांड कर्व में अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट देखने मिलता है. बट शिफ्ट होता है ड्यू टू change in factors other than price.
दाम को छोड़ के बाकी फैक्टर्स की वजह से जो चेंजेस देखने मिलता है वो होता है आपका शिफ्ट। याद रखिएगा यहां पे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है मूवमेंट में, एंड यहां पे शिफ्ट में जो है प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, अदर फैक्टर्स चेंज हो रहा है। इज दैट क्लियर? अब मेरे को एक बात बताइए, गवर्नमेंट पॉलिसी का अगर मैं बात करूं, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या होता है कंज्यूमर्स के टुवर्ड्स? या तो कंज्यूमर्स के ऊपर टैक्सेस लगा देता है कमोडिटी के ऊपर, या तो फिर उनको सब्सिडी देता है, राइट? अगर गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करेगा प्रोडक्ट के ऊपर, यानी जीएसटी वगैरह अगर बढ़ा देगा, जीएसटी वगैरह अगर बढ़ा देगा, इन दैट केस टैक्सेस बढ़ने की वजह से क्या होगा? प्राइसेस भी तो शूट करेगा। अगर पहले 5% जीएसटी था कोई प्रोडक्ट पे, एक्स प्रोडक्ट पे, उसको अगर 12% कर दिया, सो इन दैट केस जो प्रोडक्ट का प्राइस है जीएसटी इंक्रीमेंट की वजह से बढ़ गया, प्राइस बढ़ेगा बोल के क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, तो ये क्या कंक्लूजन निकला? क्या ये शिफ्ट हुआ? इज दिस अ शिफ्ट? द आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ शिफ्ट, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये मूवमेंट का पार्ट हुआ, ना कि शिफ्ट का पार्ट हुआ, ठीक है? इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर सब्सिडी देगा, सब्सिडीज अगर बढ़ा देगा प्रोडक्ट के ऊपर, सब्सिडी का मतलब होता है टैक्स रिडक्शन, थोड़ा सा टैक्सेस को कम करना, तो उसकी वजह से क्या होगा? सब्सिडी अगर देगा तो प्राइसेस कम हो जाएगा, प्राइसेस कम होगा तो बोल के क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, तो ये क्या हुआ? ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ? नो, द आंसर इज एक्सपेंशन। सो गवर्नमेंट पॉलिसी एक ऐसा पॉइंट है which causes contraction and expansion in spite of being a non-price factor, in spite of being a non-price factor, because change in tax or subsidy is influencing the price directly, and that causes expansion and contraction and not rightward or leftward shift. Got it? Is that clear? इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री आपका शिफ्ट होगा। चलिए आगे बढ़े, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, डिमांड फंक्शन, कोई भी चीज का फंक्शन, कोई भी चीज का फंक्शन मैथमेटिकली क्या बताता है? कोई भी चीज का फंक्शन मैथमेटिकली बताता है, कीवर्ड इज फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप। अब वो फंक्शनल रिलेशनशिप कैसा भी हो सकता है, हाँ, वो फंक्शनल रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब हुआ डायरेक्ट रिलेशन, नेगेटिव फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब हुआ इनवर्स रिलेशन, एंड जीरो फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब हुआ नो रिलेशन। तो अगर मैं बात करूं डिमांड फंक्शन का, डिमांड फंक्शन का, तो एंड स्पेशली अगर मैं बात करूं डिमांड फंक्शन में भी सेटेरिस पैरेबस फंक्शन का, डिमांड फंक्शन को भूल जाओ एक सेकंड के लिए, हम लोग सेटेरिस पैरेबस में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सिंपल मीनिंग ये हुआ डिमांड फंक्शन का कि डिमांड फंक्शन इज टू एक्सप्रेस, मैथमेटिकली इज टू एक्सप्रेस योर फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड एक फैक्टर नहीं है जो डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, अभी हम लोग पढ़ के आए मल्टीपल फैक्टर्स है व्हिच आर अफेक्टिंग डिमांड। So demand function will express your functional relationship between quantity demanded and the determinants and the multiple factors which are affecting the demand for a commodity. However, इसको अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो डिमांड फंक्शन में से एक और फंक्शन निकल के आ सकता है जो कि है आपका ceteris paribus फंक्शन, ठीक है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ceteris paribus फंक्शन क्या है, ये वर्ड सेटेरिस पैरेबस का मतलब क्या होता है? सेटेरिस पैरेबस का लैटिन मीनिंग है अज्यूमिंग अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड रिमेनिंग कांस्टेंट, उसको हम लोग सेटेरिस पैरेबस बोलेगा। तो सेटेरिस पैरेबस फंक्शन के केस में हो जाएगा कि क्वांटिटी डिमांडेड जो यहां अफेक्ट होगा, जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आएगा, इट इज ड्यू टू प्राइस, क्योंकि सेटेरिस पैरेबस के हिसाब से अदर फैक्टर्स तो कांस्टेंट हो गया। So ceteris paribus function of demand is to express a functional relationship between quantity demanded and price.
assuming other factors remaining constant. देखिए मैंने बताया भी है कहीं नीचे, 1 second let me show you, ये रहा, ceteris paribus फंक्शन सिर्फ डिमांड एंड प्राइस के बीच का रिलेशनशिप बताएगा, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेगा. It keeps all other factors constant except for price. Is that clear? Yes, you all have to do the symbolic function, symbolic form as well. Supply is different, but I'm talking about demand. Supply is a different concept. Then maybe you haven't studied properly in my video. Supply के केस में taxation and subsidy will cause a shift, but in case of demand, जब consumer के ऊपर लगाएगा तो वो प्राइस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है कमोडिटी के टर्म्स में. सो इन दैट केस देयर विल बी एन एक्सपेंशन एंड अ कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, चलिए डिमांड फंक्शन हो गया. उसके बाद आते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड तो आप खुद से ही कर लेगा, अभी इतना देर से हम लोग करते ही आ रहे हैं. लॉ ऑफ डिमांड बोलता है देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड assuming other factors remaining constant, जिसको ceteris paribus order भी बोलते हैं. higher is the price, lower is the demand, lower is the price, higher is the demand. Assuming other factors remaining constant is a must. Make sure करिएगा. assumption का अगर बात किया जाए तो हमने जो डिटर्मिनेंट्स किया उस डिटर्मिनेंट में प्राइस वाला डिटर्मिनेंट को छोड़ के बाकी जितने डिटर्मिनेंट है वो सारे आपके कांस्टेंट रहेंगे. दैट इज assumption. So there is no change in income, there is no change in price of related good, there is no change in taste and preferences, there is no change in population, there is no change in demonstration effect, the commodity has to be a normal commodity, etc etc etc. So determinant में पहला पॉइंट को छोड़ के, प्राइस वाला छोड़ के बाकी सारे अनचेंज रहेंगे, वही आपका assumption बन जाएगा. Is that clear? आगे बढ़ते हैं. ceteris paribus बता दिया. Now coming to demand schedule, ये सब बहुत बेसिक टॉपिक्स है, ये आपसे पूछा नहीं जाता है बट फिर भी बता देता हूँ. कीवर्ड है टैब्यूलर स्टेटमेंट. डिमांड स्केड्यूल इज अ टैब्यूलर स्टेटमेंट जो कि अलग अलग क्वांटिटी दिखाएगा, अलग अलग प्राइस पे, अलग अलग टाइम पे, टेबल फॉर्मेट में. दैट इज अ टैब्यूलर स्टेटमेंट. इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल का बात करें सो इट इज अ टैब्यूलर स्टेटमेंट फॉर एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स डिमांड. एंड अगर मार्केट डिमांड स्केड्यूल का बात करें सो इट इज अ टैब्यूलर स्टेटमेंट फॉर द एग्रीगेट ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड इन द मार्केट. सो इट इज द टैब्यूलर स्टेटमेंट शोइंग क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द हाउस होल्ड इन द मार्केट. That is market demand schedule. Is that clear? Keyword is tabular statement. Please remember that. ठीक है, for demand schedule the keyword is tabular statement. देख लीजिए, आप नजर घुमा लीजिए. एंड यहां आपसे अगर पूछा जाए कि हाउ इज मार्केट डिमांड डिराइव फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड, तो आप देखिए यहां इंडिविजुअल डिमांड लिखा है 321. इंडिविजुअल डिमांड इज रिटन ओवर हियर 321 432 543. प्राइसेस बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रहा है बोल के डिमांड कम हो रहा है इनवर्स रिलेशन की वजह से. अब इसी को अगर मैं ऐड करते चला जाऊं, इफ आई कीप ऑन एडिंग दिस थिंग, सो ये किस वे में ऐड हो रहा है, ये डायरेक्शन हो गया हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टली वी आर समिंग अप. सो दैट इज व्हाई द कीवर्ड इज market demand is derived by individual demand through horizontal summation of individual demand. When we horizontally add up individual demand, in that case we derive market demand. I hope that is clear. Am I crystal clear to you all? Then coming to demand curve, अगर कीवर्ड का बात किया जाए, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या तो आप बोलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल. उसी शेड्यूल को अगर मैंने प्लॉट कर दिया ग्राफ में तो वो बन गया आपका डिमांड कर्व. एक हाउस होल्ड के लिए बनाया तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सारे हाउस होल्ड के लिए बनाया तो मार्केट डिमांड कर्व. ठीक है, सो ईदर यू से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल और यू कैन से इट इज अ पिक्चराइजेशन. लॉ ऑफ डिमांड को जब आप पिक्टोरल फॉर्मेट में प्रेजेंट कर रहे हो उसी को हम लोग डिमांड कर्व बोलते हैं. ठीक है, इज दैट क्लियर? पिक्चराइजेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. चले, ग्राफ में नहीं बना रहा हूं, ग्राफ आएगा भी नहीं एग्जाम में. आप बोलो तो मार्केट डिमांड कर्व का ग्राफ बना के आपको दिखा दे रहे हैं. ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व का ग्राफ आपको बना के दिखा दे रहे हैं. आपको थोड़ा सा प्लॉटिंग करना पड़ेगा इन दिस केस. ठीक है,
क्वांटिटी, प्राइस, हालांकि मैंने अपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बनाया भी है। 10, 20, 30। मैं यहाँ पे दो दो का डिफरेंस लेता हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, हाईएस्ट 12 तक जा रहा है। When the price is 10, डिमांड फॉर ए इज 3। 3 मतलब यहां कहीं पे आएगा 3। 20 पे प्राइस इज 2, यहां कहीं पे आएगा 2। ये 3 हो गया। 10 पे ये 2 हो गया। एंड प्राइस 30 पे डिमांड इज 1, सो 1 यहां कहीं पे आएगा। तो ये बन गया आपका डिमांड कर्व फॉर ए। सिमिलरली बी के लिए हो जाएगा। व्हेन द प्राइस इज 10, डिमांड इज 4। व्हेन द प्राइस इज 20, डिमांड इज 3, एंड व्हेन द प्राइस इज 30, डिमांड इज 2। तो ये आपका बन गया डिमांड कर्व फॉर बी। व्हेन द प्राइस इज 10, डिमांड इज 5 फॉर सी। व्हेन द प्राइस इज 20, डिमांड इज 4, एंड व्हेन द प्राइस इज 30, डिमांड इज 3। तो ये बन गया आपका डिमांड कर्व फॉर सी। ये हो गए आपके इंडिविजुअल डिमांड। एंड मार्केट डिमांड जो बनेगा, व्हेन द प्राइस इज 10, डिमांड इज 12। व्हेन द प्राइस इज 10, डिमांड इज 12। व्हेन द प्राइस इज 20, डिमांड इज 9। Demand is 9, and when the price is 30, demand is 5। ठीक है, 12, 9, 5। तो ये कुछ आ जाएगा इस तरीके से आपका मार्केट डिमांड। नाउ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई इज मार्केट डिमांड फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड? कोई मेरे को इसका कारण बताएगा? कैन एनीवन टेल मी इफ अ क्वेश्चन कम्स दैट द मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड? मैं आपको अगर एक फ्रेश अच्छा सा दिखाऊं बना के, तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसा है अपना इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए, डिमांड फॉर बी एंड डिमांड फॉर सी, एंड मार्केट डिमांड इज लाइक दिस। व्हाई इज मार्केट डिमांड फ्लैटर देन दैट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड? व्हाई इज मार्केट डिमांड फ्लैटर? अगर आपको नहीं पता है, आप इसका आंसर लिखो। क्योंकि when price changes, comma, the effect of when the price changes, comma, the effect of change in price on the market is greater than that of individual consumer, comma, that is elasticity of demand for market is greater than elasticity of demand for individual consumer। अगर आपसे पूछेगा तो इसका कीवर्ड एक्चुअली ये है कि प्राइस जब भी चेंज होगा तो मार्केट पे जो इंपैक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी, मार्केट पे जो इंपैक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी, वो बहुत ज्यादा होगा इंडिविजुअल के मुकाबले। ठीक है, वो बहुत ज्यादा होगा इंडिविजुअल के मुकाबले। So this has to be your main answer. The elasticity of demand in case of market will be much more greater than that of individual. That is why market demand curve is flatter than that of individual demand. Is that clear? Which chapter bro? First chapter bro. इको में प्लीज रटा रटाया चीज मत करिए, नंबर डूब जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। शैल वी प्रोसीड? चल, नाउ
रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, क्यों डिमांड कर्व नीचे स्लोप करता है या डाउनवर्ड मूव करता है, यानी व्हाई इज इट लाइक विद द राइज इन प्राइस डिमांड डिक्रीजेस एंड विद द फॉल इन प्राइस डिमांड इंक्रीजेस, ऐसा होता क्यों है? सबसे प्राइमरी रीजन है, सबसे पहला तो है प्राइस। जब भी प्राइस चेंज होता है, वेन एवर देर इज अ चेंज इन प्राइस, दो फोर्सेस, आप इन दोनों को फोर्सेस बोल सकते हो, ठीक है? दीज आर टू फोर्सेस विच अपीयर और विच अकर साइमल्टेनियसली टुगेदर, ये एक साथ अकर करते हैं। हो सकता है एक कभी दूसरे से ज्यादा हो या दूसरा एक से कभी ज्यादा हो। ऐसा हो सकता है दैट द इफेक्ट ऑफ इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैन ओवरपावर इनकम इफेक्ट। उस हिसाब से लॉ ऑफ डिमांड या तो होल्ड होता है या तो वायोलेट होता है, जो गिफन गुड के केस में मैंने आपको समझाया है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था आई थिंक समझाते हुए, ठीक है? मैं वापस समझा दूंगा आपको। बट इफेक्ट दोनों ही आएगा ऑपरेशन में। Whenever there is a change in price, both income effect and substitution effect simultaneously takes place. सबसे पहले अगर इनकम इफेक्ट का मैं बात करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम इफेक्ट? इनकम इफेक्ट का मतलब हो गया परचेजिंग पावर। अगर सिंपल भाषा में बताओ, इनकम इफेक्ट हो गया परचेजिंग पावर एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया टेंडेंसी टू स्विच ओवर। Income effect is purchasing power and substitution effect is tendency to switch over. अब मान लीजिए अगर प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीज हुआ, अगर कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस घटा, तो उस प्राइस घटने के वजह से आपका जो खर्चा है डेली का वो भी तो कम हो जाएगा ना। पेट्रोलियम का प्राइस अभी 106 रुपीज पर लीटर है, अगर वो कम होके 80 रुपीज पर लीटर हो जाए एंड आपका मंथली कंजम्पशन रिक्वायरमेंट 5 लीटर्स है, तो आपका पैसा तो बचेगा ना, आपका सेविंग तो होगा। अगर आप आलू खरीदने जाते हो, आलू 40 रुपए किलो पड़ रहा है, कल आप देखते हो कि आलू 20 रुपए किलो हो जाए, तो आपका एवरी डे का जो एक्सपेंस हुआ उस पटेटो को लेने में वो तो कम हो गया। सो दैट इज योर चेंज इन रियल इनकम। Real income changes when there is a change in price, and due to change in real income, purchasing power of the consumer also changes. So real income जो define किया है बुक में वो कुछ ऐसा जाता है, income effect is defined as the effect of change in income. Income effect refers to a effect of change in demand on the account of change in real income resulting from the change in price. जब डिमांड चेंज हो रहा है रियल इनकम की वजह से, रियल इनकम मतलब हो गया आपका परचेजिंग पावर की वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस चेंज होने की वजह से जो हो रहा है उसको हम लोग इनकम इफेक्ट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ इनकम इफेक्ट में जो रियल इनकम वर्ड है उसका मतलब मॉनेटरी इनकम से एकदम अलग है। रियल इनकम चेंज होता है प्राइस चेंज होने की वजह से, मॉनेटरी इनकम चेंज होता है इनकम चेंज होने की वजह से। ध्यान से समझो इस बात को। आपको मैंने अगर 100 रुपए दे के भेजा, मैंने बोला जाओ चॉकलेट ले आओ, आप मार्केट में जाते हो, आप देखते हो कि 50 रुपए का एक चॉकलेट है, आप कितना चॉकलेट अफोर्ड कर सकते हो? 2, विद दैट 100 रुपीज। अगर मैंने अगली बार आपको मार्केट में भेजा 200 रुपए दे के हाथ में, 200 रुपए दे के हाथ में, तो आप कितना चॉकलेट अफोर्ड कर सकते हो? 4। लेकिन आप ये 4 चॉकलेट क्यों अफोर्ड कर पा रहे हो? क्योंकि मैंने आपका बजट बढ़ा दिया, 100 रुपीज से 200 रुपीज दे दिया। तो ये हुआ चेंज इन मॉनेटरी इनकम, मनी इनकम। हम लोग यहां इनकम इफेक्ट में मनी इनकम का बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैंने आपको 100 रुपए देके भेजा, आप मार्केट में देखते हो कि 50 रुपए चॉकलेट है, आप 2 चॉकलेट अफोर्ड कर सकते हो। आपको मैंने अगला दिन फिर से मार्केट में 100 रुपए देके भेजा, अगले दिन आप देखते हो कि चॉकलेट का प्राइस कम होकर 25 रुपए हो गया है। अब आप कितना चॉकलेट अफोर्ड कर सकते हो? 4। क्यों वो 4 कर पा रहे हो? क्योंकि प्राइस कट होने की वजह से आपका परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गया या आपका रियल इनकम इंक्रीज हो गया। ये होता है अंतर मॉनेटरी इनकम और रियल इनकम में। रियल इनकम चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, मॉनेटरी इनकम चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इनकम इटसेल्फ। एम आई क्रिस्टल क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? सो जो यहां इनकम इफेक्ट का बात हो रहा है वो इनकम इफेक्ट रियल इनकम के टर्म्स में है, ठीक है? कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो रियल इनकम घट जाएगा,
परचेजिंग पावर घट जाएगा, बोल के आपका डिमांड भी घट जाएगा। प्राइस अगर कम होगा तो रियल इनकम बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड भी आपका बढ़ जाएगा। तो जैसे प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, वैसे ही प्राइस और रियल इनकम में भी इनवर्स रिलेशन है, या प्राइस और परचेजिंग पावर में भी इनवर्स रिलेशन है। आई होप दैट इज क्लियर। एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स में बिहेवियर देखा जाता है उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। सेम एग्जांपल, अगर मैं अपना कोचिंग का प्राइस फी बढ़ा दूं, अगर बाकी सारे कोचिंग वाले इंडस्ट्री में वो लोग अपना प्राइस को चेंज नहीं करेंगे, तो मेरा ऑडियंस, मेरा कंज्यूमर मेरे कंपेटिटर को रिलेटिवली चीपर एंड मोर अट्रैक्टिव फाइंड आउट करेगा, जिसकी वजह से वो लोग स्विच ओवर कर जाएगा। दैट इज आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इज दैट क्लियर? सो व्हाट हैपेंस इज दैट इफ आई इंक्रीज द प्राइस ऑफ माय कोचिंग फी, my consumers will leave my service and they will switch over to the competitor one. So in that case मेरा demand कम हो गया. That is substitution effect. Is that clear? हाँ ना बोलो, 60 जन सो गए क्या? एकदम क्लियर, चलो परफेक्ट। तो मैंने इनकम इफेक्ट क्या होता है ये ऑलरेडी आपको बता दिया, समझ में आ गया। लोअर प्राइस हायर रियल इनकम हायर डिमांड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बता दिया, कंज्यूमर शिफ्ट फ्रॉम कॉस्टलियर गुड्स टू चीपर वन। when the price of a good falls it becomes relatively cheaper than the substitute, that is why they shift over, ठीक है। कमिंग टू तीसरा पॉइंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबको अब आप लोग फाइनल बोर्ड्स देने वाला है, सबको डीएमयू का मतलब तो पता है ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, बेसिक सबको आता है ना, वीडियो में देखा होगा। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? It is the tendency of decrease in satisfaction the more we consume. In other words, law of diminishing marginal utility बोलता है as the quantity consumed of a commodity increases, as the quantity consumed of a commodity increases, every additional unit consumed brings a decline in satisfaction. हमारा satisfaction level कम होते जाता है। पिज्जा का एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा ज्यादा satisfaction देगा, सेकेंड स्लाइस कम देगा, थर्ड और कम देगा, फोर्थ और कम देगा, राइट right? अब बिस्लेरी बॉटल वाला एग्जांपल याद करो जो मैंने अपने डिटेल वीडियो में लिया था। अगर आपको प्यास लगा है, आप मार्केट में गए हो, सारे दुकानों में आसपास सिर्फ 20 रुपए लीटर मिल रहा है, आपको बहुत जोर से प्यास लगा है, क्या आप 20 रुपए देके वो पहला बॉटल खरीदोगे? जी हाँ, आप खरीदोगे। आप पूरा बॉटल गटक गए, आपको और प्यास लगा है, आपको सेकेंड बॉटल लेना है, लेकिन सेकेंड बॉटल का सिर्फ आप आधा ही पानी पी पाओगे, पूरा नहीं पी पाओगे। अजम्पशन के तौर पे मान लो बाकी आधा बॉटल पानी का क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे मैं घर लेके चला जाऊंगा, मैं मुंह धो लूंगा, मैं अपने बाजू वाले दोस्त को पिला दूंगा। नहीं, इकोनॉमिक्स गोज अराउंड अजम्पशन। दूसरा बॉटल अगर आपने लिया, वो आपको आधा सेटिस्फैक्शन देगा एंड बाकी आधा बॉटल वेस्ट हो जाएगा, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो क्या आप सेकेंड बॉटल को जिसमें कम सेटिस्फैक्शन है पहला बॉटल से, सेम प्राइस पे 20 रुपीज देके खरीदोगे? द आंसर इज नहीं। पहला बॉटल 20 रुपए देके खरीद लेगा, बहुत जोर से प्यास लगा है, सेकेंड बॉटल से सेटिस्फैक्शन आधा मिलेगा, तो उसको आधा ही दाम पे खरीदने का चाह होगा। बोल के आपको हर प्रोडक्ट का साइजेस देखने मिलता है मार्केट में, कि आपका जैसा इच्छा, जैसा यूटिलिटी, जैसा डिजायर, वैसा प्राइस प्रोडक्ट का। बहुत प्यास लगा है, 20 रुपए का बॉटल, थोड़ा कम प्यास लगा है 10 रुपीज का बॉटल, उससे कम प्यास लगा है 5 रुपए का बॉटल भी आता है, उससे भी कम प्यास लगा है तो 2 रुपए का पाउच भी आता है। हापसी हो, बोलते हैं ना एकदम कुंभकर्ण टाइप्स कोई खाता है तो लार्ज पिज्जा मंगा के खाएगा, थोड़ा उससे कम एपेटाइट है तो कोई मीडियम खा लेगा, एंड उससे कम एपेटाइट है तो स्मॉल खाएगा। एंड हमारी चुन्नू मुन्नू लड़कियां एक एक स्लाइस वाला पिज्जा खाएगी या 2 स्लाइस वाला, या फिर वो लोग कैल्जोन पॉकेट से खा लेगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? दैट इज आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो यू विल ओनली परचेज लेस यूटिलिटी प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस, ठीक है। लेस यूटिलिटी वाला प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस, क्योंकि अगर कंजम्पशन बढ़ाने से सेटिस्फैक्शन कम होगा तो उसको तभी कंज्यूम ज्यादा करेंगे जब प्राइस कम हो जाएगा। चलिए, कमिंग टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, व्हेन अ प्रोडक्ट इज वेरी हाई प्राइस्ड फ्यू पीपल कैन अफोर्ड इट, द मोमेंट दैट प्रोडक्ट गोज चीप, जब वो सस्ता हो जाता है, लॉट ऑफ कंज्यूमर्स हु कुड नॉट अफोर्ड इट अदरवाइज विल नाउ बी एबल टू अफोर्ड इट, इन दैट केस डिमांड इंक्रीजेस। जैसे ही प्राइस कम हुआ, आईफोन ने अनाउंस किया कि वो लोग 25% फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं अपने सारे आईफोन पे, लाइन लग जाएगा लेने का।
ठीक है, अंडरस्टूड? दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. देन इज मल्टीपल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी. इस पे भी लॉ ऑफ डिमांड डिपेंड करता है. इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल ले लीजिए. इलेक्ट्रिसिटी, अब अनदर वेरी रेलिवेंट एग्जांपल अभी जो चल रहा है आपका वॉर को लेके, उससे ही ले लीजिए. फ्यूल प्राइसेस, फ्यूल को ले लीजिए. फ्यूल कैन बी यूज फॉर मल्टीपल पर्पसेस. सीएनजी जो है, सीएनजी भी तो मल्टीपल पर्पस के लिए यूज होता है. कॉम्पोजिट डिमांड है उसका. अगर प्राइसेस ऑफ सीएनजी या प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम या फ्यूल का प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, तो क्या आप उसको लेस इंपॉर्टेंट यूज के लिए इस्तेमाल करोगे? आंसर इज नो. आप उसको खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज के लिए इस्तेमाल करोगे. इन दैट केस आपका जो कंजम्पशन है, जो डिमांड है, वो कम होगा. बट when this war situation will become fine and normalcy will come back to its routine, मतलब नॉर्मल रूटीन आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा आपका? जब प्राइसेस बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, कंज्यूमर विल यूज दैट सेम प्रोडक्ट फॉर लेस इंपॉर्टेंट यूजेस एज वेल. इन दैट केस आपका डिमांड वापस से इंक्रीज हो जाएगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? गॉट इट? दैट इज मल्टीपल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी. नाउ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, एक्सेप्शन होगा वो. दिस इज एक्सेप्शन. वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड कब कब ऑपरेट नहीं करता है, ध्यान से समझिएगा. गिफन गुड, इसी में अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है. अच्छा, मैं गिफन गुड लास्ट में समझाता हूं. मैं पहले बाकी सारा टाइप जो इजी इजी है समझा देता हूं. सबसे पहले वेबलेन गुड. वेबलेन गुड को हम लोग स्नॉब गुड्स भी बोलते हैं. स्नॉबिश इज अ पर्सन जिसको पैसा का घमंड होता है, उसको हम लोग स्नॉबिश बोलते हैं. अ लॉट मेनी टाइम्स कंज्यूमर परचेजेस अ प्रोडक्ट टू शोकेस देयर वेल्थ, पावर, richness. That is snob appeal. Higher price, higher status symbol, higher demand. That is snob appeal. Is that clear? Coming to quality price relationship, या इसको वेबलेन इफेक्ट भी बोलते हैं. वेबलेन गुड्स और वेबलेन इफेक्ट में भी अंतर है. वेबलेन गुड्स हो गया जो वेल्थ शोकेस करने के लिए कंज्यूम हो रहा है, उसको वेबलेन गुड्स बोलेगा. वेबलेन इफेक्ट का मतलब हो गया क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप, उसको वेबलेन इफेक्ट भी बोलते हैं. बहुत बार कंज्यूमर्स कंसिडर करते हैं कि बाय पेइंग हायर प्राइसेस वी आर गेटिंग बेटर क्वालिटी. सो हायर इज द प्राइस, बेटर इज द क्वालिटी, हायर इज द डिमांड. लोअर इज द प्राइस, लोअर इज द क्वालिटी, लोअर इज द डिमांड. ठीक है. आई होप यू आर नॉट माइंडिंग कि मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ. आई एम रियली वेरी टायर्ड. मैं सुबह ही आज मुंबई से लैंड किया हूँ. ठीक है. सो इसीलिए कल से मैं आपको खड़े खड़े पढ़ाता हुआ दिखाई दूंगा. ठीक है. चेंज इन फैशन. एनी प्रोडक्ट दैट गोज आउट ऑफ ट्रेंड. कोई भी प्रोडक्ट जो ट्रेंड से बाहर चल जाए, फिर उसको जितना भी सस्ता करके बेचा जाए, कोई भी नहीं खरीदेगा, बिकॉज पीपल वांट टू कीप अप विद ट्रेंड. दैट आल्सो वायोलेट्स द लॉ ऑफ डिमांड. कि प्राइस अगर कम भी कर दो, फिर भी कंज्यूमर्स नहीं खरीदेगा उस प्रोडक्ट को, just because it is not trendy. Is that clear? And expectation about future price, same thing. Anticipation. अगर anticipate करें कल फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा, हम आज डिमांड बढ़ा दे रहे हैं. आज तो फ्यूल का प्राइस नहीं चेंज हुआ ना, कल फ्यूल का प्राइस चेंज होगा, तो आज तो सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ गया. दैट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. कल एंटिसिपेट किया कि प्राइस घटेगा, तो मैंने आज सेम प्राइस पे डिमांड कम कर दिया. दैट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. Is that clear? Understood? अब मैं आपको शांति. अच्छा, इमरजेंसी एंड वॉर. अभी आप ले लीजिए, वॉर का सिचुएशन है, पैनिक बाइंग. अभी प्राइसेस जितना भी हाई हो, लोग खरीदेगा. इंडक्शन का प्राइसेस सोर करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है. स्टिल पीपल आर परचेजिंग, एंटिसिपेटिंग कि आगे जाके क्या होगा कुछ पता नहीं है. देयर इज अ सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी. इन दैट केस पीपल पैनिक बाइज अ प्रोडक्ट. ठीक है. दैट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. चलिए, अब आपको थोड़ा सा समझाते हैं गिफन गुड और इंफीरियर गुड में अंतर क्या है. नाउ सबसे पहले तो ये जो गिफन गुड का कॉन्सेप्ट है, ये सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था. उन्होंने लंदन में इस बिहेवियर को ऑब्जर्व किया था. स्पेशली आपके जो वर्कर कैटेगरी के पीपल है, उनमें ये बिहेवियर बहुत ज्यादा देखने मिला था. नाउ जो लेबर क्लास पीपल थे, वो लोग अपना स्टेपल फूड खाते थे, ब्रेड. ठीक है. गिफन पैराडॉक्स या गिफन गुड्स, जो भी आप बोलो, पैराडॉक्स का मतलब ही होता है एक्सेप्शन. इसीलिए एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड को पैराडॉक्सेस भी बोला जाता है.
गिफिन गुड्स में सर रॉबर्ट गिफिन ने देखा कि जो लेबर क्लास पीपल है वो लोग अपना स्टेपल फूड जो है वो खाते थे ब्रेड, एंड दैट टू कितना दिन, 6 दिन, 6 डेज ब्रेड खाते थे। एंड वन डे, एक दिन उनका लग्जरी था, यानी एक्स्ट्रा वेगैंजा था आपका मीट। ठीक है, वो लोग मीट खाते थे वन डे। ये था लेबर का कंजम्पशन पैटर्न। अब सर रॉबर्ट गिफन ने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही ब्रेड का प्राइस रिड्यूस हुआ, रियल इनकम इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, मेरे को बताओ। अगर ब्रेड 20 रुपए पैकेट मिलता है एंड ब्रेड का प्राइस गिर के अब 15 रुपए पैकेट हो जाए या 10 रुपए पैकेट हो जाए, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 दिन आपका पैसा बचा आपके हाथ में, राइट? रियल इनकम बढ़ा मतलब कि परचेजिंग पावर इंक्रीज किया, एंड परचेजिंग पावर इंक्रीज करने की वजह से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कंज्यूमर्स इंस्टेड ऑफ बाइंग ब्रेड बाय वन मोर डे, दैट इज इवन ऑन द संडे, उन्होंने उल्टा इसको एक दिन कम कर दिया, एंड दे शिफ्टेड टू 5 days ब्रेड, 5 दिन, क्योंकि ब्रेड का प्राइस कम हो गया, जो पैसा बचा उसको स्पेंड कर दिया मीट परचेज करने में, एंड इसको एक और दिन से ऐड कर दिया, मतलब 2 दिन मीट खाना शुरू कर दिया। ऐसा हुआ क्यों? अब ध्यान से समझो, जब प्राइस ऑफ ब्रेड, मैंने बोला कि प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्रीज हुआ, प्राइस ऑफ ब्रेड कम हुआ, मैंने अभी आपको समझाया था ना कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मैंने आपको बोला था कि नहीं बोला था कि प्राइस चेंज होगा तो दो फोर्सेस, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दोनों पैरेलली ऑपरेट करेगा। प्राइस ऑफ ब्रेड जो कंज्यूम कम हुआ आपका, परचेजिंग पावर जो बढ़ा, उस परचेजिंग पावर के वजह से आप स्विच ओवर कर रहे हो मीट पे। लॉजिक समझो, प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्रीज हुआ, मेरा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो सेविंग हुआ उसके वजह से हम एक दिन मीट बढ़ा रहे हैं। तो क्या यहां सब्स्टिट्यूशन हो रहा है मीट फॉर ब्रेड? हाँ हो रहा है। क्या हम सब्स्टिट्यूट कर रहा है ब्रेड को मीट से? हाँ कर रहा है ना, हम मीट एक दिन सब्स्टिट्यूट कर ले रहा है ब्रेड से, बट वो क्यों कर पा रहा है? वाई एम आई एबल टू डू इट? इट इज बिकॉज ब्रेड का प्राइस हैज रिड्यूस्ड। सो इन अदर वर्ड्स, यहां पे इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों ऑपरेट कर रहा है, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑपरेट तब कर पा रहा है जब इनकम इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, इन केस ऑफ गिफन गुड, very important concept, that is income effect overpowers substitution effect, and whenever income effect overpowers substitution effect, in that case law of demand is violated, लॉ ऑफ डिमांड टूट जाता है, होल्ड नहीं होता है, लॉ ऑफ डिमांड इज वायोलेटेड। अब मैं आपको इसी को डिफरेंशिएट करके अगर बताऊं विथ नॉन गिफन इंफीरियर गुड, एक गिफन इंफीरियर गुड और एक नॉन गिफन इंफीरियर गुड में क्या अंतर है? अच्छा, बाय द वे, ये जो ब्रेड था यहां पे, ये जो स्टेपल फूड ब्रेड था, ये आपका इंफीरियर गुड था, ठीक है, दिस वन वाज योर इंफीरियर गुड एंड दिस मीट वाज योर सुपीरियर गुड। अब मैं अगर आपको बताऊं कि नॉन गिफन इंफीरियर गुड, आप एग्जांपल ले लो नॉन गिफन इंफीरियर गुड में, इन केस ऑफ आटा एंड इन केस ऑफ बाजरा, ठीक है, आटा एंड बाजरा, व्हीट एंड बाजरा, ठीक है, दोनों का ही फ्लावर का मैं बात कर रहा हूं। बाजरा आता है ₹10 पर केजी, आटा आता है ₹30 पर केजी, एंड आपको पता होगा कि बाजरा है इंफीरियर गुड एंड आटा इज सुपीरियर गुड कंपेयर टू बाजरा, ठीक है। ऐसा मान लिया कि बाजरा इज इंफीरियर गुड एंड आटा इज सुपीरियर गुड, तो जाहिर सा बात है कोई भी आपका जो लो इनकम कैटेगरी है वो आपका बाजरा लेगा, क्योंकि यहां पे अगर हम लोग एक्सचेंज वैल्यू का बात करें, यानी रियल वैल्यू का बात करें, कैन आई से दैट 3
kgs of bajra is equal to 1 kg of आटा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? हाँ बोलो फटाफट। Say a yes if you are on the same page, understanding what I'm trying to say. Can I say that in terms of money, 3 kg of bajra is equal to 1 kg of आटा? करेक्ट। अब मान लीजिए मैं आपको एक बिहेवियर ऑब्जर्व कराऊं कि बाजरा का प्राइस बढ़ जाए, बढ़ते बढ़ते आ जाए, बाजरा का प्राइस बढ़ के आ जाए 28 रुपीज पर केजी। बाजरा का प्राइस बढ़ते बढ़ते आ जाए 28 रुपीज पर केजी। मेरे को बताओ क्या आपका रियल इनकम, क्या आपका रियल इनकम रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? क्या आपका रियल इनकम रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? ये जो 3 केजी था ये -2 केजी होके करीब करीब 1 केजी या ज्यादा से ज्यादा 1.1 केजी तक आएगा। क्या आपका रियल इनकम रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? परचेजिंग पावर कम हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो आप अब लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, अगर बाजरा जो कि एक इंफीरियर गुड है उसके लिए अगर मुझे 28 रुपए देना है और गेहूं जो कि सुपीरियर है बाजरा के कंपैरिजन में जिसके लिए मुझे 30 रुपए देना है, 2 रुपए ज्यादा देना है, तो मैं क्या लूंगा? शुड आई गो फॉर इंफीरियर गुड और शुड आई गो फॉर अ सुपीरियर वन विच इज अवेलेबल इन द मार्केट? आई विल डेफिनेटली गो फॉर सुपीरियर। एक गुड इंफीरियर था जिसका प्राइस बढ़ते 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 लगभग सुपीरियर के बराबर ही आ गया है, तो भाई मैं इंफीरियर क्यों लूंगा? एक जमाना था जब आईफोन आता था 80,000 का और सैमसंग का मोबाइल फोन आता था 40,000 का। आईफोन लिटरली सैमसंग के मुकाबले डबल हुआ करता था। अब सैमसंग भी आईफोन के रेंज में ही प्रोडक्ट बना रहा है, तो मैं सैमसंग क्यों खरीदूं? मैं तो आईफोन खरीद लूंगा उससे अच्छा। लॉजिक इज रियलिस्टिक। पहले, आज से मैं 10 साल पहले का बात कर रहा हूं कि आईफोन 80,000 का फोन आता था, पुराने मॉडल्स का ही बात कर रहा हूं। आईफोन 5, 6, 7 महंगा आता था, सस्ता नहीं आता था, जबकि सैमसंग का एस सीरीज उस जमाने में 40,000 में आ जाता था, 45,000, राइट? सो अगर वो प्राइस बढ़ते बढ़ते लगभग सुपीरियर के बराबर आ जाए तो फिर सुपीरियर ले लेते हैं ना, इंफीरियर क्यों लेंगे? तो यहां क्या हो रहा है आप देखो, यहां जब बाजरा का प्राइस बढ़ रहा है आप स्विच ओवर कर जा रहे हो आटा के पास कि मैं आटा ले लेता हूं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सब्सटीट्यूट, स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट। तो यहां क्या हो गया, प्राइस बढ़ने से बाजरा का उसका डिमांड कम हो जा रहा है। ये क्या किया? ये लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को होल्ड किया। ये लॉ ऑफ डिमांड को होल्ड किया। क्यों होल्ड किया? क्या यहां सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? हाँ डेफिनेटली हो रहा है। हम लोग बाजरा से आटा के ऊपर आ जा रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है। क्या यहां इनकम इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है? हाँ हो रहा है। बाजरा का प्राइस बढ़ने से इनकम इफेक्ट भी ऑपरेट कर रहा है, बट क्योंकि आटा प्रेजेंस में अवेलेबल है, आटा प्रेजेंस में अवेलेबल है बोल के आप इसका डिमांड को कम करके इधर आ जा रहे हो, बोल के आप इसका डिमांड को कम करके इधर आ जा रहे हो। मान लीजिए अगर बाजरा का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता है, बाजरा आपके लिए स्टेपल होता, देयर इज नो आटा अवेलेबल, देन आप क्या करते हैं? लेना ही पड़ता जितना भी महंगा होता। तब वो लॉ ऑफ डिमांड को वायोलेट कर देता। नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि गिफन गुड और नॉन गिफन इंफीरियर कैटेगरी में मूल डिफरेंस, कोर डिफरेंस क्या निकल के आया, तो कोर डिफरेंस ये निकला कि गिफन कैटेगरी में जो होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वीक होता है। ब्रेड इज अ स्टेपल फूड, अवॉइड नहीं कर सकते हैं। मीट इज लग्जरी, एक दिन खाएंगे 2 दिन खाएंगे चल जाएगा, लेकिन खाना ब्रेड ही है। बट यहां पे इन केस ऑफ नॉन गिफन इंफीरियर कैटेगरी, दैट इज आटा एंड बाजरा, दोनों ही आपका स्टेपल फूड बन सकता है। इवन व्हीट कैन बिकम अ स्टेपल फूड क्योंकि दोनों ही तो आपका फ्लावर है ना। चाहे बाजरा का रोटी खाओ या आटा का रोटी खाओ, रोटी तो खाने मिल जा रहा है। So it is because of strong presence of substitute. So whenever substitution effect overpowers income effect, मतलब strong substitute available होगा मार्केट में, तो in that case law of demand hold हो जाता है। ठीक है, law of demand hold हो जाता है। बट वहीं अगर income effect overpower substitution effect, in that case law of demand violate हो जाता है। Is that clear? Everybody, is that clear? Am I crystal clear in my explanation?
Why is all Giffen good inferior but all inferior not Giffen? All Giffen goods are inferior good because consumer spends a very large part of income. आप कितना खर्चा कर रहे हो गिफिन गुड के केस में? ये जो इंफीरियर कैटेगरी ऑफ स्टेपल फूड ब्रेड है, आप अपना मेजोरिटी इनकम 6 दिन तो इसमें स्पेंड कर रहे हो, लग्जरी में 1 दिन कर रहे हो. So Giffen good are those inferior good on which consumer spends a majority income. That is why all Giffen goods are inferior. But all inferior are not Giffen because कोई भी inferior good के लिए गिफिन कैटेगरी बनना तभी पॉसिबल है जब ये उल्टा हो जाए, मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ओवरपावरिंग नहीं होना चाहिए, इनकम इफेक्ट ओवरपावरिंग होना चाहिए. ओनली देन एन इंफीरियर गुड कैन बिकम गिफिन. तो अगर आपको प्रॉपर आंसर में बोलूं, an inferior good can become Giffen good only when there are weak substitutes present in the market for that particular commodity. Like in case of London, ब्रेड का सब्सटीट्यूट और कुछ नहीं है, वो लोग ब्रेड और मीट ही खाता है यूजुअली, हर चीज में ब्रेड खाता है. ब्रेड इज लाइक रोटी फॉर देम. हमारे लिए रोटी का सब्सटीट्यूट बहुत कुछ है. बाजरा का रोटी खा लेगा, ज्वार का रोटी खा लेगा, गेहूं का रोटी खा लेगा, रागी का रोटी खा लेगा, मिलेट का रोटी खा लेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट वहां ऐसा नहीं है. सो an inferior good will only become Giffen when substitutes will be weak in the market. I hope that is clear. मैं कहां से 4 चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर पढ़ाने में तो मेरा प्राण निकल जा रहा है. आपको क्या आज तक किसी ने इतना डेप्थ में कोई पढ़ाया है कभी भी? बाकी सारा पॉइंट्स मैंने बता दिया ऑलरेडी. हैव यू ऑल एवर बीन टॉट इन डेप्थ लाइक दिस? It seems you are having a network issue. No, I don't think so. I'm having a network issue. चलिए, मूवमेंट और शिफ्ट ऑलरेडी बता दिया, मैं बस आपको ग्राफ बना के दिखा दे रहा हूं. एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? बढ़ना. मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था. वंस अगेन आई एम शोइंग यू दैट स्लाइड जब हम लोग बना रहे थे. देयर यू गो. प्लीज याद रखिएगा कि चेंजेस इन डिमांड में या तो मूवमेंट हो रहा है या तो शिफ्ट हो रहा है. मूवमेंट होता है ड्यू टू प्राइस, other factors are assumed to be constant, and shift होता है due to change in factors other than price while price is constant. ठीक है. सो मूवमेंट में भी दो टाइप का मूवमेंट हो सकता है. एक तो हो गया आपका एक्सपेंशन या एक्सटेंशन भी बोलते हैं, और एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन. शिफ्ट में इंक्रीज इन डिमांड भी बोलते हैं या डिक्रीज इन डिमांड भी बोलते हैं. ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड भी बोलते हैं. एक और चीज याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आता है एक्सप्लेन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर दिया हुआ है, गलती से वहां पे राइट वर्ड शिफ्ट एक्सप्लेन करके मत आ जाएगा, पूरा ठन ठन गोपाल लड्डू मिलेगा आपको. इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, व्हेनेवर यू सी द वर्ड क्वांटिटी, दैट इज एसोसिएटेड विथ मूवमेंट एंड नॉट शिफ्ट. ठीक है, it is associated with movement. Decrease in quantity demanded is again contraction. Increase in quantity demanded is expansion. Increase in demand, when that keyword quantity is not there, that is a rightward shift. Decrease in demand without quantity, that keyword quantity is a leftward shift. I hope that is clear. ठीक है, तो चलिए फटाफट से आपको एक्सपेंशन बना के दिखा दूं. एक्सपेंशन क्या होता है? सबसे पहले तो लेबलिंग करना मत भूलिएगा. क्वांटिटी, प्राइस. एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना. डिमांड कब बढ़ता है लॉ के हिसाब से? जब प्राइस डिक्रीज हो जाए. सो विद द फॉल इन प्राइस, दिस इज P0, दिस इज Q0. विद द फॉल इन प्राइस, when quantity demanded increases, with the fall in price, when quantity demanded increases, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर आप आ रहे हो, उसको हम लोग बोलेगा एक्सपेंशन. ठीक है. एंड सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है गिरना. कौन गिरेगा? डिमांड गिरता है. डिमांड कब गिरता है? जब प्राइसेस बढ़ता है. सो दिस इज माय इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी. अगर प्राइस बढ़ जाए एंड उसकी वजह से डिमांड कम हो जाए, सी से डी, सी से डी, ये जो अपवर्ड मूवमेंट आप देख रहे हो, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. एक्सपेंशन को हम लोग
इंक्रीज इन क्वांटिटी इज द कीवर्ड, डिमांडेड भी बोलते हैं, एंड इसको हम लोग डिक्रीज इन क्वांटिटी इज द कीवर्ड, क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। ठीक है, जबकि राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट को राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट को आपका इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड बोलता है। समवन इज सेइंग कि विल यू पेस अप लेटर और वी विल लर्न विद दिस डेप्थ। आप बताइए आपको क्या चाहिए, अगर आपको चाहिए कि फटाफट मैं बस रिकॉल करा दूं तो मैं वो भी करा सकता हूँ, फिर खाली रिकॉल कराऊंगा, फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा बोर्ड्स में तो आप मेरे को ही गाली दोगे। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि सबको ही मेरा सारा वीडियोस देख के आया होगा। आई नो बच्चे कामचोर होते हैं, एकदम कामचोर बच्चे होते हैं। तो अगर आपने मेरा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखा है तो मैं एकदम 20-20 मिनट में रिवीजन करा सकता हूँ एक एक चैप्टर को। नहीं देखा है तो मेरे को बताना पड़ रहा है, जैसे अभी अभी राइट नाउ समवन इज आस्किंग कि ये समझा दो ये समझा दो, इसका मतलब आपने मेरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, आप ही मेरा काम बढ़ा रहे हैं। या तो आप वो देख लो तो मैं रिकॉल करा दूं सब कुछ बुलेट ट्रेन के स्पीड से, वो भी एकदम जैसे मैकबेथ में किया था। नहीं तो फिर मैं अगर समझाने जाऊंगा तो भाई मेरे को तो टाइम लगता है समझाने में, क्योंकि इको इज दैट कंसेप्चुअली भारी। सी अगेन पीपल आर सेइंग डेप्थ डेप्थ चाहिए, इतना डेप्थ आपके अंदर है कि नहीं है। चलिए, कमिंग टू इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या होगा? P0 Q0 राइटवर्ड शिफ्ट होता है कि अगर सेम प्राइस पे, आई यू अंडरस्टैंडिंग, अगर सेम प्राइस पे डिमांड इंक्रीज हो जाए तो वो कहलाएगा आपका राइटवर्ड शिफ्ट। एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या होगा? अगर सेम प्राइस पे डिमांड डिक्रीज हो जाए तो वो कहलाएगा आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये क्यों हो सकता है? ये आपके अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से होता है, जैसे कि इनकम अगर बढ़ गया तो राइटवर्ड शिफ्ट, इनकम घट गया तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, कंज्यूमर टर्न्स इन फेवर ऑफ द कमोडिटी, राइटवर्ड शिफ्ट, टर्न्स अगेंस्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट। हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसी के केस में आपका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर टैक्सेशन लगेगा तो प्राइसेस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा बोल के कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो टैक्स वाला पॉइंट से कॉन्ट्रैक्शन आएगा एंड सब्सिडी वाला पॉइंट से एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, इसके अलावा इजी क्रेडिट फैसिलिटी, इजी क्रेडिट फैसिलिटी इंक्रीज इन डिमांड, अगर इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट हो गया तो डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, हो जाएगा आपसे, इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए डिमांड हो गया खत्म। 2 मिनट का सांस ले ले, ब्रेक ले ले, काफी लंबा जाने वाला लाइव, मेरे को समझ आ रहा है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन शिफ्ट हो गया, डिफरेंस आप खुद से एक बार नजर घुमा लो। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट और अ टू, थोड़ा अंगड़ाई ले लो, एंड देन कंज्यूमर बिहेवियर शुरू करते हैं, भारी टॉपिक है। सर वाई डू यू इग्नोर मी? अरे दिलजीत जी, आपको कहाँ इग्नोर कर रहे हैं, नहीं इग्नोर कर रहे हैं। पूछिए पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? रैपिड रिवीजन, चलो एक पोल लगाए यहाँ पे, कितने लोग बोलते हैं रैपिड रिवीजन और कितने लोग बोलते हैं इन डेप्थ? जल्दी से वोट करिए, जल्दी से फटाफट बोलिए। रैपिड रिवीजन वाले, रैपिड रिवीजन होगा तो अभी अब भी मेरा क्लास 1 घंटा में खत्म हो जाएगा। एंड अगर आपको इन डेप्थ करना है तो फिर आप मेरा आराम से वीडियोस देख सकते हो। पानी वानी पी लो, थोड़ा ब्रेक ले लो।
Someone saying rapid to medium revision. चलिए रैपिड रिवीजन कोशिश करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का। आप खाली सुनते जाना, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। चलिए स्टार्ट करें। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, या इस चैप्टर को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। आप सुनते जाओ, फिर मैं आपको ग्राफ जहां जहां समझाना होगा उसके लिए आई विल रेज अप। जस्ट लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड। First of all, what is the meaning of equilibrium? Equilibrium is a situation where two variables, दो forces x and y, a या b, p या q, जो भी दो वेरिएबल अगर बैलेंस्ड हो, इक्विलिब्रियम इज रिगार्डेड एज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। बैलेंस्ड हो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यहां थर्ड चैप्टर में हम लोग कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। बिफोर वी गेट इनटू व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सबसे पहले कंज्यूमर का काम क्या है। कंज्यूमर के नाम में उसका काम है। अ कंज्यूमर इज सपोज टू कंज्यूम व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाई, क्यों कंज्यूम करना है? कुछ पाने के लिए। क्या पाने के लिए? सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन का दूसरा नाम क्या है? यूटिलिटी। क्या वो यूटिलिटी फ्री में मिलेगा? आंसर है नहीं, कुछ चुकाना पड़ेगा। क्या चुकाना पड़ेगा? दाम, प्राइस। सो कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां पे कंज्यूमर को लगे कि मेरे को जो सैटिस्फैक्शन मिल रहा है उस प्रोडक्ट को लेके, कंज्यूम करके, और उसके अगेंस्ट में मैं जो उसका वर्थ दे रहा हूं, जो प्राइस दे रहा हूं, अगर वो बराबर है, इफ माई यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, दैट विल बी रिगार्डेड एज योर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? इतना चीज आपके दिमाग में उतरा कि नहीं उतरा? नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी इज वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक प्रोडक्ट का कितना कैपेसिटी है कंज्यूमर के वांट को सैटिस्फाई करने का, दैट इज रिगार्डेड एज यूटिलिटी। यूटिलिटी के फीचर्स क्या क्या है अगर बात करें, सबसे पहला तो यूटिलिटी के फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला तो यूटिलिटी सब्जेक्टिव है, यानी किस पर्सन को कितना सैटिस्फैक्शन मिलेगा वो उसके मेंटल माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। आप एरेटेड ड्रिंक्स अगर मेरे सामने रख दोगे, मुझे उतना यूटिलिटी नहीं मिलेगा बिकॉज आई डोंट लाइक इट। On the other hand, if I offer you Coca-Cola, Pepsi, you might like it or you might derive utility from it since you have a liking towards that commodity. So subjective means it depends upon the mental makeup of a person. Is that clear? Second is utility is immeasurable. इस दुनिया में, in this world, there is no such parameter which has been made which can quantify utility in numeric terms. Utility को height, weight के तरह measure नहीं किया जा सकता है. Although some economist, Alfred Marshall, एक हाइपोथेटिकल स्केल, SCALE स्केल, यानी यूटिल्स को बनाने का कोशिश की, यूटिल्स को इस्तेमाल किए यूटिलिटी को मेजर करने के लिए, वो भी इमेजिनरी है, इट इज नॉट रियलिस्टिक। इज दैट क्लियर?
थर्ड इज यूटिलिटी इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो अर्जेंसी या इंटेंसिटी ऑफ डिजायर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मैं आपको एक मैराथन भगा के ले आऊं, या आप मेरे को अगर एक मैराथन भगा के ले आओगे, उसके बाद अगर आप मेरे को कोक ऑफर करोगे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई डोंट लाइक कोको कोला और एरेटेड ड्रिंक, स्टिल वो मेरे को यूटिलिटी दे देगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि आई एम थर्स्टी। सो यूटिलिटी इज रिलेटिव टू द पर्सन्स नीड। Higher is the intensity, higher is the utility. Is that clear? उसके बाद है यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अ कमोडिटी माइट पोजेस यूटिलिटी, मे नॉट बी यूजफुल। फॉर एग्जाम्पल, smoking cigarettes or drinking alcohol will provide utility to a smoker and a drunkard, although the products are not useful, they are harmful products. So utility depends upon the person who is consuming that particular product. चाहे वो हार्मफुल हो या यूजफुल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, या जरूरी नहीं है कि हमेशा यूजफुल ही हो प्रोडक्ट, ठीक है। एंड यूटिलिटी कभी भी एथिक्स और अनएथिक में, एथिकल अनएथिकल, मॉरल इमोरल, गुड या बैड में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। अगर कोई बोलता है मुझे चोरी करना पसंद है, तो यूटिलिटी वहां जज नहीं करेगा कि नहीं चोरी करना गलत बात है, बोलता है मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है चोरी करके, तो मैं चोरी करूंगा। हमारा पुश्तैनी काम चोरी करना है, तो हम चोरी करेंगे, ठीक है। मेरा दादा चोर था, मेरा बाप चोर था, मैं भी चोर हूं। इट इज वी ह्यूमन जो बोलते हैं कि चोरी करना इज बैड, नहीं करना चाहिए, या ऐसा करना इज बैड, ये नहीं करना चाहिए। यूटिलिटी नेवर डिस्क्रिमिनेट्स। इज दैट क्लियर? टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है? यूटिलिटी को या तो आप टोटल एग्रीगेट के फॉर्म में मेजर कर सकते हो। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? अगर आपने 5 गुड्स को कंज्यूम किया, 5 यूनिट को कंज्यूम किया, एक साथ सबका सेटिस्फैक्शन मिला के जो आया, वो कहलाएगा टोटल यूटिलिटी, ठीक है। एंड उसी हर एडिशनल कंजम्पशन पे जो आपका सेटिस्फैक्शन चेंज होगा, मान लीजिए अगर यूटिलिटी को हम समहाउ नंबर के टर्म में मेजर कर लेते हैं, या अगर ना भी कर पाए तो एटलीस्ट इतना तो बोल सकते हैं कि पहला स्लाइस ऑफ पिज्जा खा के मुझे अच्छा लगा, सेकंड स्लाइस खा के मतलब ठीक था, फर्स्ट स्लाइस जितना अच्छा नहीं था, थर्ड स्लाइस और कम हो गया सेटिस्फैक्शन, फोर्थ स्लाइस और कम हो गया। तो ये जो चेंज हो रहा है सेटिस्फैक्शन में, इसी को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। Is that clear? Marginal utility is the change in satisfaction when one additional unit is consumed. Got it? Understood? फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। टोटल यूटिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी को अगर सम अप कर दे, एग्रीगेट करते चले जाए, तो हमारा टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। एंड अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है टोटल यूटिलिटी से, तो हम लोग प्रेजेंट कंजम्पशन को प्रीवियस से अगर माइनस करते चले जाए, तो वो हमें हमारा मार्जिनल दे देगा। इज दैट क्लियर? आओ स्केड्यूल से मैं आपको कुछ बिहेवियर बताना चाहूंगा। मान लीजिए मैंने 0 यूनिट्स कंज्यूम किया, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? कुछ भी नहीं, निल, नथिंग। ईदर यू पुट अ निल और यू पुट अ डैश। गलती से भी 0 मत लिख के आ जाइएगा, नहीं तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। नाउ फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, आपको 10 का सेटिस्फैक्शन मिला। सेकंड यूनिट कंज्यूम किया, आप क्या जानते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी का बिहेवियर कैसा है? इसका बिहेवियर है डिमिनिशिंग, डीएमयू, कि एज द क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, हर बार जो सेटिस्फैक्शन होगा, हर बार जो सेटिस्फैक्शन होगा वो कंटिन्यूअसली फॉल होते जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, एंड बियॉन्ड योर कैपेसिटी अगर आपने कंज्यूम कर लिया, तो आपका सेटिस्फैक्शन नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग डिस यूटिलिटी भी बोलते हैं। ये जो जोन होगा ना, इसको हम लोग डिस यूटिलिटी भी बोलते हैं। यूटिलिटी का मतलब हुआ सेटिस्फैक्शन आना, और सेटिस्फैक्शन नेगेटिव हो जाए तो उसको डिस यूटिलिटी कहा जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपको टोटल निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? आप सम अप कर दो मार्जिनल को, तो टोटल आ जाएगा। तो पहला क्या होगा? टोटल 0, 0 पे 0, कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं है। 0 + 10 10, +7 17, +4 21, +1 22, +0 22, and -2 will be 20.
अब ध्यान से अगर बिहेवियर को ऑब्जर्व करें तो क्या समझ में आता है? सबसे पहला कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी यानी हमारा चेंज इन सैटिस्फैक्शन, जब हम लोग कमोडिटी को कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा जो सैटिस्फैक्शन चेंज हो रहा है यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जब तक डिक्रीज करेगा, बट पॉजिटिव अगर रहेगा, डिक्रीज करते करते अभी तक वो जीरो नहीं हुआ है, जहां तक जीरो नहीं हुआ है यानी 1 यूनिट तक, यहां तक फॉलिंग बट पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ते चला जा रहा है। आप देखिए टोटल यूटिलिटी थ्रू आउट बढ़ रहा है। कितना का डिफरेंस है? 10, कितना है 7, कितना है 4, कितना है 1। सो इट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग 0, 10, 17, 21, 22। हाउएवर क्योंकि रेट ऑफ चेंज, टोटल का अगर मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल, तो आप बोलोगे वो है मार्जिनल। कोई भी चीज का रेट ऑफ चेंज होता है मार्जिनल। क्योंकि मार्जिनल डिक्रीज कर रहा है, because marginal is decreasing, total utility is increasing but at a decreasing rate या at a diminishing rate। क्योंकि रेट ऑफ चेंज देखो कितना का डिफरेंस 10, कितना का डिफरेंस 7, कितना का डिफरेंस 4, कितना का डिफरेंस 1, कितना का डिफरेंस 0। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सेकंड बिहेवियर अगर आप देखो तो वो है यहां पे, जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल टू 0, यानी अगर चेंज ही 0 हो गया कि कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, मैंने कमोडिटी कंज्यूम किया बट मेरे को कोई सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिला, मतलब मुझे जितना सेटिस्फैक्शन आना चाहिए था सबका सब आ गया, जितना आ सकता था पूरा पूरी आ गया। सो इन दैट केस टोटल यूटिलिटी रीचेस मैक्सिमम एंड रिमेन्स कांस्टेंट। क्या आप देख पा रहे हैं? टोटल यूटिलिटी 22 हाईएस्ट पे है एंड वहां पे रुक भी गया है, कांस्टेंट भी है, ठीक है, कांस्टेंट भी है। एंड तीसरा जोन, थर्ड जोन इज दिस वन, कि जहां पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जा रहा है, व्हेन mu इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी डिससैटिस्फैक्शन आना स्टार्ट हो जा रहा है, सेटिस्फैक्शन भी नहीं आ रहा है, डिससैटिस्फैक्शन आ रहा है, इन दैट केस आपका टोटल सेटिस्फैक्शन गिरना, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए 22 के बाद 20 आ जा रहा है, सेटिस्फैक्शन कम होते जा रहा है। सो इससे हमारा 3 रिलेशनशिप, रादर आई वुड से 4 रिलेशनशिप निकल के आता है। पहला रिलेशनशिप इज दैट व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग but positive, total utility increases at a diminishing rate. Second is when marginal utility is 0, total utility reaches its maximum and remains constant. And when marginal utility turns negative, total utility starts to decline, starts to fall. And एक और चीज ये समझ में आया, चौथा रिलेशनशिप, कि जब तक मार्जिनल अपने पॉजिटिव जोन में है, जब तक मार्जिनल इज पॉजिटिव, टोटल हमेशा बढ़ता ही है, टोटल ऑलवेज इंक्रीजेस। इट्स अ यूनिवर्सल बिहेवियर कि चेंज अगर पॉजिटिव रहेगा वो टोटल हमेशा बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है, गॉट इट। इसी को जब आप ग्राफिकल फॉर्मेट में प्लॉट करेगा, ग्राफिकली जब प्लॉट करेगा तो आप देखिएगा, वो आप डिटेल्ड वीडियोस में आपने देखा होगा, जब हम लोग प्लॉट करें टोटल यूटिलिटी, कुछ यहां लोकस ऐसे 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 करते हुए ग्राफ बन रहा था, राइट। दिस इज योर डायग्राम, व्हेन यू प्लॉट दैट यू विल गेट अ टोटल यूटिलिटी कर्व which is concave from above, concave from above, depicting that total utility does increase, it does increase but at a diminishing rate, and the moment total utility becomes maximum, जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है, वहां से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करना, वहां से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करना। एंड याद रखना दैट मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा फर्स्ट यूनिट से शुरू हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी को यहां सटा मत देना, हाँ, यू आर नॉट अलाउड टू इंटरसेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट। सो मार्जिनल यूटिलिटी 0 वहां होगा जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, एंड देन थ्रू आउट मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस हो रहा है। सो मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स,
becomes zero where tu is maximum and then turns negative. Is that clear? Is that clear? So आप क्या देख पा रहे हो कि जब तक marginal utility, as long as mu is positive, total utility is to increase at a diminishing rate. The moment mu is zero, total utility is maximum and constant, and when mu goes negative, total utility starts to decline, starts to fall, गिरना शुरू हो जाता है. Have everyone नहीं होता है, has everyone. Subject verb agreement. Got it? Got the logic? चलिए, ये हो गया आपका रिलेशनशिप. नाउ कमिंग टू फर्दर कॉन्सेप्ट. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम मेजर करने के लिए दो अप्रोचेस बनाए गए हैं. वन इज रिगार्डेड एज योर कार्डिनल अप्रोच. नाउ व्हाट आर कार्डिनल नंबर्स? कैन यू टेल मी दैट? कार्डिनल नंबर्स आर काउंटेबल नंबर्स, वो नंबर जिसको हम लोग मेजर कर सकता है. सो कार्डिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन दिस हाइपोथेटिकल assumption that utility can be measured in numeric term, which is unrealistic. Therefore, that concept was abandoned by ordinal utility, which was given by J.R. Hicks, where he said that utility is something which is subjective. Subjective यानी वो यहाँ पे है, किसको कितना satisfaction मिलेगा वो यहाँ पे है, एंड उसको कार्डिनली यानी नंबरिक फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सो दो अप्रोचेस हमें सीखना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मेजर करने का, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. कार्डिनल में भी आपका वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस. नाउ आप मान लीजिए आप कोई भी एक प्रोडक्ट मार्केट में लेने गए, आप क्या देखोगे? उसका दाम देखोगे. दाम देखने के बाद आप ट्रायल रूम में जाके उसको ट्राई करोगे. सपोज आप कपड़ा खरीदने गए, आप किसी भी शोरूम में घुसे, मॉल में घुसे, आप सबसे पहले क्या देखेगा? प्राइस टैग घुमा के देखेगा. अच्छा, प्राइस टैग देखने के बाद आप डिजाइन देखेगा एंड उसके बाद उस पीस को उठा के आप ट्रायल रूम में जाएगा, उसको ट्राई करेगा. अगर ट्राई करने के बाद आपको वर्थ लगा कि मेरे बॉडी पे सूट कर रहा है, फैब्रिक अच्छा है, सैटिस्फैक्शन मिल रहा है एंड प्राइस भी जस्टिफाइबल है, तो क्या आप उस प्रोडक्ट को खरीदेगा? जी हाँ, आप खरीद लेगा. इन अदर वर्ड्स, जब आप कार्डिनल यूटिलिटी के टर्म्स में वन कमोडिटी में यूटिलिटी को मेजर करते हो, you try to equalize, hypothetically you try to equalize your marginal utility that you're getting with the price of the commodity. The moment you feel that the price I'm paying is equivalent to the satisfaction that I'm getting, you will purchase that product and that will be regarded as your state of equilibrium. But under any circumstances, if you feel that the price which you're paying is much more than the satisfaction that you're deriving, in other words, कार्डिनल यूटिलिटी में कंज्यूमर, वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर को देखना है कि उसको जो सैटिस्फैक्शन मिल रहा है अगेंस्ट वो जो प्राइस पे कर रहा है, अगर बराबर है तो वही होगा आपका इक्विलिब्रियम. बट अगर ऐसा लगे कि प्राइस जो पे कर रहे हैं वो ज्यादा है सैटिस्फैक्शन से, इन दैट केस कंज्यूमर विल ऑलवेज कंज्यूम लेस. ठीक है, कंज्यूमर विल ऑलवेज कंज्यूम लेस. बट ऐसा भी हो सकता है कि कंज्यूमर को लगे कि उसको जो सैटिस्फैक्शन मिल रहा है वो ज्यादा है प्राइस से, इन दैट केस कंज्यूमर विल ऑलवेज कंज्यूम मोर. ठीक है, कंज्यूमर विल ऑलवेज कंज्यूम मोर. नो, देयर इज नो नीड टू मेक कार्डिनल यूटिलिटी का ग्राफ में मार्जिनल यूटिलिटी को नेगेटिव, ऑल्दो यू इवन इफ यू डू इट, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. If you have my notes, you don't even need your book. सिद्धार्थ, ठीक है. नाउ इसी को ग्राफिकली प्लॉट करके आपको समझाना पड़ता है कि आप मान लीजिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो प्राइस लाइन है, ये हो गया आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी. एंड जब मार्जिनल यूटिलिटी को प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है. समन आस्क्ड मी कि अगर हम लोग ऐसा बना के आ जाते हैं तो चलेगा? हाँ, डेफिनेटली चलेगा, इट वर्क्स. अगर आप mu को नेगेटिव भी बना के आ जा रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. ठीक है, अगर इस टाइप से नेगेटिव करके आ जा रहे हो तो भी चलेगा. सो मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव ड्यू टू, क्यों ऐसे
नेगेटिवली स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है? अगर आपसे पूछा जाए व्हाई मार्जिनल यूटिलिटी स्लोपिंग डाउनवर्ड, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility. That is one of the condition which operates in cardinal utility one commodity case. ठीक है, that is one of the condition from the cardinal utility one commodity case. And price line we have assumed to be horizontal, that prices are given. In my assumption, prices are given. Equilibrium will be attained at this particular point E, where marginal utility is barabar to price. And any point which is above equilibrium, yani over here, any point which is above equilibrium, this point and this point, यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे marginal utility is greater than price. So consumer will have the tendency to consume more in order to come back to equilibrium position. And any point which is below the equilibrium, that is this point or this point or this point, हम लोग क्या देख रहे हैं, that marginal utility is less than price. So in that case, consumer is going to consume less to reach back to the equilibrium position at point E. ठीक है? Is that clear, everybody? And please do take note that this particular zone, जहां पे satisfaction अगर ज्यादा हो प्राइस से, इसको हम लोग कंज्यूमर सरप्लस भी बोलते हैं. इसको हम लोग कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं. देयर इज नो कॉन्सेप्ट एज कंज्यूमर डेफिसिट. ठीक है, अब कुछ है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है जो नया नया थ्योरी उगा ले रहे हैं. ऐसा नहीं करना है. देयर इज नथिंग एज कंज्यूमर डेफिसिट. कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है. देयर इज ओनली कंज्यूमर सरप्लस. देयर इज नो कंज्यूमर डेफिसिट. क्योंकि इक्विलिब्रियम इटसेल्फ इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड वो स्टेट ऑफ रेस्ट के बाद कोई कंज्यूम ही नहीं करेगा. सो डेफिसिट बोल के कुछ है ही नहीं. ठीक है, गॉट द लॉजिक. देयर इज नो कॉन्सेप्ट एज कंज्यूमर डेफिसिट. आई होप दैट्स क्लियर. चलिए, ये हो गया आपका कार्डिनल यूटिलिटी वन कमोडिटी. नाउ अगर वन कमोडिटी केस का कंडीशन इज MUX शुड बी इक्वल टू PX, तो अगर आप दो कमोडिटी कंज्यूम करो तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि MUY शुड बी इक्वल टू PY? एक कमोडिटी पे MUX इक्वल टू PX, तो दो कमोडिटी पे MUY इक्वल टू PY. एंड इसी को बस हमें कर देना है रेशियो के फॉर्मेट में. एंड ये गायब कर दूंगा एंड डाल दूंगा कि रेशियो के फॉर्मेट में दोनों बराबर होना चाहिए. तो जब आप बोल रहे हो कि रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ द कमोडिटीज, दैट इज X एंड Y, इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो, इसका लॉ का नाम रख दिया गया एज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. तो क्या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट नहीं करता है? ऑफ कोर्स करता है. ऑफ कोर्स करता है. यानी MU ऑफ X और MU ऑफ Y जो है दोनों ही डिक्रीज करेगा. वो तो होगा आपका ड्यू टू लॉ ऑफ DMU के वजह से. बट क्योंकि यहां पे रेशियो के टर्म में रेशियो ऑफ बोथ द कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस रेशियो बोल के उसको हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. ठीक है, इज दैट क्लियर? अब अगर इसी को मैं पकड़ते हुए एक शेड्यूल बनाऊं, यहां मान लीजिए क्वांटिटी मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, एंड यहां मैंने MU ऑफ X लिख दिया 100 90 80 70 60 50, एंड यहां पे मैंने MU ऑफ Y लिख दिया 45 40 35 30 25 20. ठीक है. एट द सेम टाइम मैंने आपको मेंशन कर दिया कि प्राइस ऑफ X इज ₹10, प्राइस ऑफ Y इज ₹5, एंड इनकम दैट यू हैव टू स्पेंड इज ₹60. ठीक है, 60 रुपए आपको खर्चा करना है. अब मैं बोलूं अगर इसको ही लेते हुए आप इक्विलिब्रियम निकाल के दिखाओ तो आप रोने लग जाओगे. क्यों रोने लग जाओगे? क्योंकि इसके हिसाब से PX बाय PY क्या होगा? 10/5, मतलब 2/1. आपको एक ऐसा रेशियो खोजना है जहां पे MUX बाय MUY 2/1 2/1 2/1 ही आए. क्या ये करना पॉसिबल है?
ये करना पॉसिबल नहीं है, ये करना पॉसिबल नहीं है. प्लीज डोंट आस्क मी एनीथिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. आस्क मी व्हेन आई विल बी टीचिंग लॉ ऑफ रिटर्न चैप्टर. ठीक है, हाँ इस चैप्टर के बाद एक ब्रेक देगा. क्या ये करना पॉसिबल है? अब 100 बाय कितना आप करोगे कि आपका 2:1 है, ये करना पॉसिबल है बैठ के? ऑल्दो आप कर सकते हो बट देन उतना टाइम नहीं होगा. बोल के इसको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उल्टा पलटी कर देना है. तो वो क्या हो जाएगा, mu ऑफ x, मैं px को नीचे ले आता हूं, बाय px, mu ऑफ y बाय py, mu ऑफ x बाय px को नीचे ले आया एंड जो py mu y को ऊपर ले गया. तो ये मेरे को क्या बता रहा है, ये मेरे को दे दे रहा है पर यूनिट सैटिस्फैक्शन, यानी एक रुपए में कितना सैटिस्फैक्शन मिल रहा है मेरे को ये बता दे रहा है. अगर 10 रुपए x को खर्चा करके मेरे को 100 यूटिल मिल रहा है तो 1 रुपए में मेरे को कितना सैटिस्फैक्शन मिला, 10 यूटिल. कैसे निकाला मैंने 10 यूटिल, mu ऑफ x बाय px करके. सिमिलरली अगर 5 रुपए खर्चा करके मेरे को 45 सैटिस्फैक्शन मिला तो 1 रुपए में मेरे को कितना मिला, मेरे को मिला 9 सैटिस्फैक्शन मिला, 9 यूटिल्स मिला. कैसे निकाला, mu ऑफ y बाय प्राइस ऑफ y. ठीक है, तो आप इसको पूरा 10 से डिवाइड करो, इसको पूरा 5 से डिवाइड करो, रिस्पेक्टिव प्राइसेस से डिवाइड कर दो, इसको रिस्पेक्टिव प्राइसेस से डिवाइड कर दो. तो क्या हो जाएगा आपका 10, 9, 8, 7, 6, 5. ये हो जाएगा आपका 9, 8, 7, 6, 5, 4. कहां कहां इक्वालिटी आ रहा है, इक्वालिटी आ रहा है 9, 9 पे, 8, 8 पे, 7, 7 पे, 6, 6 पे एंड 5, 5 पे. अब जहां जहां इक्वालिटी आया, जहां जहां इक्वालिटी आया, उनका अगर आप एक्सपेंडिचर खर्चा निकाल के देखो तो आपको पता चल जाएगा आप कितना स्पेंड कर रहे हो. एंड जहां पे आपका स्पेंडिंग पूरा पूरी फुलफिल होगा, 60 रुपीज जहां स्पेंड हो जाएगा, वही आपका इक्विलिब्रियम कॉम्बिनेशन बन जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन कंज्यूमर इज टेकिंग 2 units of 9 and 1 unit of 2 unit of x and 1 unit of y, in that case जो per unit satisfaction है mu x by px by mu y by py दोनों बराबर है. तो इसका मेरे को एक्सपेंडिचर निकाल के देखना है. सो इट इज लाइक 2 unit of x plus 1 unit of y. x का प्राइस कितना है 10, y का प्राइस कितना है 5, 20 plus 5 25. क्या यहाँ मेरा पूरा इनकम खर्चा हुआ? नहीं. तो क्या ये इक्विलिब्रियम है? नहीं. उसके बाद दूसरा वाला देखना है मेरे को, when consumer is purchasing 3 unit of x and 2 unit of y, 3x plus 2y, this is first combination, this will become second combination. So ये हो जाएगा 3 into 10 plus 2 into 5. कितना हो गया ये आपका 30 plus 2 5s are 10. कितना खर्चा हो रहा है 40. इज दिस माई इक्विलिब्रियम कॉम्बिनेशन? नहीं, क्योंकि यहां पे भी अभी इनकम बच जा रहा है. तो उसके बाद मैं आगे देखूंगा 7, 7 वाला, व्हेन कंज्यूमर इज परचेजिंग 4 यूनिट ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट ऑफ वाई. थर्ड कॉम्बिनेशन इज 4 यूनिट ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट ऑफ वाई. कितना प्राइस है 10, कितना प्राइस है 5, कितना हो गया 40 प्लस 15 65. जा, ये तो बजट के ऊपर चला गया. तो आई थिंक मैंने इनकम गलत दिया है. यहाँ पे मेरे को इनकम दे देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ 60 मैं आपको दे देता हूँ 65. मान लो 65 रुपीज अगर स्पेंड करना था तो लगभग आपको इसी कॉम्बिनेशन में इक्विलिब्रियम मिल जाता. ठीक है, दिस वुड हैव बीन माय इक्विलिब्रियम कॉम्बिनेशन. जस्ट बिकॉज आई हाइपोथेटिकली मेड अ क्वेश्चन, दैट इज वाई 65 अगर आप मान लीजिए, सर इट विल बी 55. हाँ सॉरी, माय बैड.
माय बैड 55, तो इसको मैं 55 मान लेता हूं, ठीक है। बजट अगर मैंने 55 दिया होता, अगला कॉम्बिनेशन पे कितना मिल जाएगा मेरे को? इफ आई एम टेकिंग 5 यूनिट ऑफ x, दैट इज 5 10s are 50, एंड इफ आई एम टेकिंग 4 यूनिट ऑफ y, सो 4 5s are 20, एंड नहीं, फिर ओवर बजट बन जाएगा, 70 चला जाएगा, ठीक है। सो 55 आप मान लो, उस हिसाब से आपको एक्सपेंडिचर निकाल के देख के आपको अपना इक्विलिब्रियम डिराइव करना पड़ेगा। सो कंडीशन इज लाइक टू कंडीशन। पहला कंडीशन इज दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय प्राइस ऑफ x शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय प्राइस ऑफ y, दैट शुड बी इक्वल टू योर बजट mu of m। एंड सेकंड कंडीशन इज कंज्यूमर should spend its entire money income, ठीक है। कंज्यूमर शुड स्पेंड इट्स एंटायर मनी इनकम। दीज आर द टू कंडीशन। टेबल बनाना होगा, टेबल के साथ एक्सपेंडिचर टेबल बनाना होगा, एंड आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा इक्विलिब्रियम डिराइव होगा, कौन से कॉम्बिनेशन पे इक्विलिब्रियम डिराइव होगा। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़े। नाउ मूविंग टू आपका इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, मूविंग टू आपका ऑर्डिनल। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकता है सब्जेक्टिव टर्म में, आप यूटिलिटी को रैंक कर सकता है। ऑर्डर करने का मतलब ही क्या हुआ? ऑर्डिनल मींस ऑर्डर एंड ऑर्डर मींस रैंक। यानी जे.आर. हिक्स ने बोला कि कंज्यूमर इज जस्ट इन अ पोजीशन टू से दैट मेरे को ये प्रोडक्ट या ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट मोर लेस और इक्वल सेटिस्फैक्शन दिया, मोर लेस और इक्वल सेटिस्फैक्शन दिया। मतलब कार्डिनल की तरह हम लोग यूटिलिटी को यहां पे मेजर नहीं कर सकते। दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी का सिनेरियो एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस पूरे लॉजिक को समझाने के लिए उन्होंने बनाया इनडिफरेंस कर्व, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व। नाउ इनडिफरेंस का नाम का मीनिंग समझो ना, डिफरेंट मतलब होता है अलग, इनडिफरेंट मतलब सेम। सो इनडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है, इनडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो कि हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बताएगा दो गुड का, गुड वाई गुड एक्स, जो हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बताएगा दो गुड का, जिसमें आप जिस भी कॉम्बिनेशन में रहोगे जो सेटिस्फैक्शन होगा वो सेम होगा, ठीक है। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन का लेवल चेंज नहीं होगा, तभी तो कंज्यूमर इनडिफरेंट होगा। एंड याद रखिएगा दैट इनडिफरेंस कर्व या ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ प्रेफरेंस, स्केल ऑफ प्रेफरेंस थ्योरी। स्केल ऑफ प्रेफरेंस का मतलब होता है कि कंज्यूमर इज जस्ट इन अ पोजीशन टू से दैट आई प्रेफर दिस कमोडिटी टू दैट, और आई एम इनडिफरेंट बिटवीन द कमोडिटीज। इनडिफरेंट मतलब मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल एकदम सेम है या बराबर है, उसको हम लोग इनडिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। नाउ इनडिफरेंस कर्व का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। इनडिफरेंस कर्व इज अ कर्व व्हिच विल शो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड व्हिच विल प्रोवाइड सेम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। अब अगर बात करें प्रॉपर्टीज का, कैरेक्टरिस्टिक का, तो आप ध्यान से अगर देखो तो मैंने इनडिफरेंस कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाया है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग? पहला प्रॉपर्टी या पहला कैरेक्टरिस्टिक ही है इंडिफरेंस कर्व का, इट हैज टू बी नेगेटिवली स्लोपिंग। इन अदर वर्ड्स, इफ द कंज्यूमर वांट्स टू हैव मोर ऑफ x का कॉम्बिनेशन बढ़ाना है तो y को कम करना पड़ेगा। क्यों? ताकि वो सेम इंडिफरेंस कर्व में रहे। बाय रैशनैलिटी अगर ऐसा ना हो, मान लीजिए ऐसा अगर ना हो, ये एक इंडिफरेंस कर्व है, यहां पे इस कॉम्बिनेशन में मैं हूं, कॉम्बिनेशन ए, जहां पे y का ले रहा हूं इतना यूनिट, x का ले रहा हूं इतना यूनिट। मान लीजिए मैंने x का यूनिट को इंक्रीज कर दिया बिना y को गिव अप किए, ठीक है। मैंने x का यूनिट को इंक्रीज कर दिया बिना y को गिव अप किए, तो इन दैट केस कॉम्बिनेशन कहां आ जाएगा? b पे आ जाएगा, और इंडिफरेंस कर्व क्या हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, हायर इंडिफरेंस कर्व पे आ जाएगा। एंड सिंपल लॉजिक है, कोई भी चीज अगर कंज्यूमर को ज्यादा मिलेगा तो कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर टू लेस,
अ कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर टू लेस, जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर्स आर ऑलवेज मोनोटोनिक इन देयर preferences. What are monotonic preferences? Monotonic preferences implies that if consumer is given a bundle which contains combination of two good, consumer will always choose a bundle which has at least higher quantity of one good or higher quantity of both the goods. That is monotonic preference. Is that clear? Is that clear? ठीक है, monotonic preferences. That is why first property is that whenever consumer wants to consume more of one good, consumer will have to let go of the other to maintain that level of satisfaction. Second, अगर indifference curve को अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने उसको कुछ इस टाइप के शेप में बनाया है, which implies that indifference curve is convex to the origin. Right? It is convex to the origin. Now, किसी भी कर्व के उसके शेप का बिहेवियर दैट डिपेंड्स अपॉन, मैं लिख दे रहा हूं, कर्व्स शेप डिपेंड्स अपॉन चेंज, और चेंज का मतलब हो गया मार्जिनल. कोई भी कर्व का कैसा शेप होगा वो डिपेंड करता है उसका मार्जिनल के ऊपर, उसका चेंज के ऊपर. मैथ्स के टर्म में स्लोप होता है इसका मतलब, ठीक है, स्लोप which is y2 minus y1 by x2 minus x1, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. नाउ जैसे टोटल यूटिलिटी कर्व का शेप कॉनकेव है, क्यों है? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से. सिमिलरली यहां पे जो इनडिफरेंस कर्व है इसका कॉन्वेक्स होने का शेप का कारण क्या है? यहां पे जो कॉन्सेप्ट लगता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. नाउ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि अगर कंज्यूमर x का क्वांटिटी बढ़ाना चाहता है तो उसको y को गिव अप करना पड़ेगा. सो इन अदर वर्ड्स, अगर कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड, इट विल हैव टू सब्स्टिट्यूट इट विद द अदर कमोडिटी व्हिच हैज टू बी फॉरगॉन, व्हिच हैज टू बी लेट गॉन. दैट इज द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है. एंड ऐसा होता है, अब आप खुद सोचो कि अगर आपके पास x का कोई भी यूनिट नहीं है, y का बहुत सारा यूनिट है, अगर आप x का क्वांटिटी को धीरे 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 करके बढ़ाना स्टार्ट करते हो तो आप जो y का सैक्रिफाइस होगा वो धीरे धीरे कम प्रपोर्शन से करते जाओगे. सिंपल लॉजिक ये है कि इसको मैंने आई थिंक अपने डिटेल्ड वीडियो में बेबलेट वाले एग्जांपल से समझाया था कि मेरे को एक पेगासस का बेबलेट दे दे, सामने मेरा फ्रेंड बोलता है मेरे को 5 बेबलेट चाहिए होगा, 5 ब्लेड चाहिए होगा, उसके अगेंस्ट में देगा, शायद हम ट्रेड कर लेगा क्योंकि मेरे पास पेगासस है, क्योंकि मेरे पास पेगासस नहीं है एक भी. अब मैं अगर दूसरा पेगासस मांगू अपने फ्रेंड से और वो बोले कि मेरे को उसके बदले वापस से 5 ब्लेड दे, तो मैं बोलूंगा नहीं, मेरे पास एक ऑलरेडी है, वो तो मेरे को दूसरा 3-4 पेगासस चाहिए अपने दोस्त को फ्लॉन्ट करने के लिए, दिखाने के लिए, देख मेरे पास भी इतना सारा है. अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक क्या बोल रहा है? अगर आपके पास 15 टी शर्ट है और एक भी जीन्स नहीं है, हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल है कि एक भी जीन्स नहीं 15 टी शर्ट है, और एक जीन्स के बदले में बोलूं कि 5 टी शर्ट छोड़ दो, तो आप बोलेगा हाँ ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, कि एक जीन्स का रेट का बराबर 5 टी शर्ट के बराबर जाएगा, क्या आप देने को तैयार हो? आप बोलेगा हाँ ठीक है, हम दे देगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 15 टी शर्ट है. बट जैसे ही आप फर्स्ट पेयर ऑफ जीन्स के बाद सेकंड पेयर में जाओगे, उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं, पेगासस यानी हमारे बेबलेट का टाइम का था, उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि वापस से 5 टी शर्ट को गिव अप करो, तो आप बोलोगे नहीं, नहीं देंगे, शायद मैं 4 ही दूंगा, शायद मैं 3 ही दूंगा. क्यों? क्योंकि आई ऑलरेडी हैव द understanding or experience of having a jeans which I did not earlier, and in that case my sacrifice of t-shirt for jeans is gradually going to decrease, and that is regarded as diminishing marginal rate of substitution. In other words, DMRS का मतलब होता है diminishing marginal rate of substitution, का मतलब होता है कि जब कंज्यूमर x को बढ़ाएगा यानी उसको y तो गिव अप करना ही पड़ेगा,
लेकिन जिस प्रपोर्शन से y गिव अप करेगा, y विल डिक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, y विल डिक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, जिसकी वजह से MRS के आगे d लगता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको अगर आप प्लॉट करोगे ग्राफ में DMRS को, आप मेरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी जाके देख सकते हो, वहां पे प्लॉट करके दिखाया है उसको। जब आप प्लॉट करते हो तो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स निकल के आता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? थक गया मैं बोलते बोलते। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया थर्ड प्रॉपर्टी, कि कोई भी कॉम्बिनेशन अगर हायर इंडिफरेंस कर्व पे होगा, इट वुड इंप्लाई कि कंज्यूमर को या तो एटलीस्ट एक गुड ज्यादा मिल रहा है, या तो हो सकता है कंज्यूमर को दोनों गुड ज्यादा मिल रहा है, कंज्यूमर को दोनों गुड ज्यादा मिल रहा है। सो देयरफॉर थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, in which any combination on the higher indifference curve will indicate that the consumer is getting at least more of one commodity or more of both the commodities. And by monotonic preferences, a rational consumer will always prefer high to less, will always prefer high to less. Is that clear? And इस तीसरा प्रॉपर्टी की वजह से चौथा प्रॉपर्टी बनता है कि कभी भी दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी आपने कहा कि दो अलग इंडिफरेंस कर्व अलग लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व में हायर सैटिस्फैक्शन होगा, लोअर इंडिफरेंस कर्व में लोअर सैटिस्फैक्शन होगा। तो अगर उनको गलती से इंटरसेक्ट करा दिया तो एक तरफ आप बोल रहा है कि हायर इंडिफरेंस कर्व में हायर सैटिस्फैक्शन, लोअर में लोअर है, बट अगर इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा तो इस पॉइंट पे तो सेम सैटिस्फैक्शन होगा। अगर मैं ले लूं कॉम्बिनेशन ए और यहां मैं ले लूं कॉम्बिनेशन बी, ए और बी में अगर मैं बोलूं तो आप देख के बता सकते हो कि ए always has a higher satisfaction than B because A is on the higher indifference curve, combination A, and combination B is on the lower indifference curve. But however, A और C में same satisfaction है, B और C में same satisfaction है, क्योंकि वो लोग same indifference curve में है। तो उसके हिसाब से there is something called as law of transitivity, पता नहीं आपको स्कूल में पढ़ाया है कि नहीं, law of transitivity आपने मैथ्स में किया होगा। इफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी एंड इफ सेट बी बिलोंग्स टू सेट सी, कॉमन कट गया, देन आई कैन कंक्लूड दैट सेट ए आल्सो बिलोंग्स टू सेट सी। क्या ये बात सही है कि नहीं? क्या ये बात सही है कि नहीं? ये आपने मैथ्स में किया है कि नहीं? इफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी एंड सेट बी बिलोंग्स टू सेट सी, देन ए बिलोंग्स टू सी, right? Similarly, if A is a subset of B and B is a subset of C, then A is also a subset of C. इसी को हम लोग लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी बोलते हैं। तो इसी को यूज करते हुए अगर हम देखें तो यहाँ पे A और C सेम सेटिस्फैक्शन में, तो क्या मैं बोलूं कि A और C में इनडिफरेंट वाला बिहेवियर है, इनडिफरेंट मतलब सेम सेटिस्फैक्शन। सिमिलरली B और C सेम सेटिस्फैक्शन देगा क्योंकि सेम इंडिफरेंस कर्व पे आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ B इज इंडिफरेंट टू C। तो इस हिसाब से C कॉमन तो कट गया, तो लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी के हिसाब से, LOT के हिसाब से A शुड बी इंडिफरेंट टू B, A और B में भी सेम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, लेकिन A is on the higher indifference curve, B is on the lower indifference curve. So technically, by rationality, comma, आप बोलोगे A is preferred to B. Why A is preferred to B? Because A is on the higher indifference curve. तो ये तो क्लैश हो गया, एक तरफ आप बोल रहे हो सेम सेटिस्फैक्शन, एक तरफ आप बोल रहे हो नहीं प्रेफर भी करेगा। सो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट दो अलग इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। Is that clear? Yeah, two ICs will go parallel to each other, ठीक है? Not necessary कि हमेशा parallel जाए, but then book में दिया है तो आप थोड़ा parallel ही बनाने का कोशिश करिएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। नाउ अब ऐसे तो मेरे को चाहिए हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व, मेरे को चाहिए आईफोन 17 प्रो मैक्स, लेकिन अगर मेरी औकात नोकिया 3310 की है तो क्या होगा?
इसीलिए बजट लाइन का भी कॉन्सेप्ट को जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बजट लाइन को भी जोड़ना जरूरी है. So although as rationality we always want a higher indifference curve, but we have to see whether they fit in our budget or not. So what is a budget line? A budget line is a negatively sloping straight line. If they ask you a question, why is budget line a straight line? Budget line का straight line या linear होने का कारण क्या है? It is because of given prices and given मनी इनकम. सपोजिटली मैं अगर आपको बोलूं कि आपको मैं 50 रुपए देता हूं स्पेंड करने, प्राइस ऑफ एक्स है 10, प्राइस ऑफ वाई है 5, तो आप क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो? तो आप क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो? आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो सकता है आप ले लो सीधा 5 यूनिट ऑफ एक्स एंड 0 यूनिट ऑफ वाई, हो सकता है आप ले लो 2 यूनिट ऑफ एक्स एंड 4 यूनिट ऑफ वाई, हो सकता है आप ले लो 4 यूनिट ऑफ वाई एंड 3 यूनिट ऑफ एक्स. ऐसे करके आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो, बट कोर यही है कि 1x विल बी इक्वल टू 2y. एक x के बराबर 2y हमेशा मिल जाएगा, क्योंकि y का प्राइस 5 है एंड x का प्राइस 10 है. तो अगर मैं एक x को छोड़ूंगा तो मेरे को बदले में 2y आ जाएगा, या फिर एक x लेने के लिए मेरे को 2y छोड़ना पड़ेगा. तो क्योंकि प्राइसेस गिवन रहता है एंड मनी इनकम गिवन रहता है, बोल के सैक्रिफाइसेस टू गेन जो आता है वो हमेशा बराबर आता है, ठीक है. बोल के बजट लाइन आपका स्ट्रेट लाइन है. एंड स्लोप का अगर बात करें तो स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है नेगेटिव px बाय py. ये नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है? इनवर्स रिलेशन को. नेगेटिव साइन इज प्लेस्ड बिफोर बजट लाइन जस्ट टू इंडिकेट दैट इन ऑर्डर टू हैव मोर ऑफ वन गुड, अदर हैज टू बी लेट गो. नेगेटिव px बाय py. अगर आप नेगेटिव नहीं भी लगाते हो दैट टू वर्क्स, ठीक है, दैट टू वर्क्स. रोटेशन एंड शिफ्ट आपका नहीं आएगा, तो आप अभी अपना माथा मत लगाइए. लास्ट मोमेंट में वो सारा कॉन्सेप्ट मत करिए जो आपका नहीं आएगा, ठीक है. इज दैट क्लियर? सो दैट इज योर स्लोप ऑफ बजट लाइन. तो अगर स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व जो हमने किया, स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व मतलब कॉन्वेक्स होने का कारण क्या है? कॉन्वेक्स होने का कारण है एम आर एस ऑफ एक्स वाई. एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन अगर पी एक्स बाय पी वाई है, तो ऑर्डिनल अप्रोच के हिसाब से इक्विलिब्रियम कहां निकलेगा? इक्विलिब्रियम वहां निकलेगा जहां पे एम आर एस ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू पी एक्स बाय पी वाई, ठीक है. एम आर एस ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू पी एक्स बाय पी वाई. हाउएवर this MRS should be decreasing, और MRS should be decreasing का मतलब हुआ DMRS, और DMRS की वजह से क्या होगा? IC. कौन सा प्रॉपर्टी हुआ? IC should be convex. सेकेंड प्रॉपर्टी हुआ indifference curve should be convex to the origin. So बोल के first condition is MRS of XY should be equal to PX by PY. And second condition is that indifference curve should be convex to the origin. ये दो कंडीशन निकलता है. उसके बाद अगर आप ग्राफ को प्लॉट करोगे, डायग्राम को अगर प्लॉट करोगे, तो आपको आपका मिल जाएगा आंसर इक्विलिब्रियम का. ये हो गया मेरा बजट लाइन. बजट लाइन का नाम रख लेते हैं बी और एल. जब आप बहुत सारे इनडिफरेंस कर्व को एक ही ग्राफ में अगर प्लॉट करते हो, IC1, IC2, IC3, जब आप बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को एक ही ग्राफ में प्लॉट करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? When multiple indifference curves are plotted on the same graph, it is regarded as indifference map. ठीक है. So this IC1, IC2 and IC3 is your indifference map, which is a group or it is a cluster of various IC on the same graph. That is indifference map is plotted. उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन कहां आएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा यहां पे, पॉइंट ई पे. ये वाला पॉइंट supposedly point P and point Q. Although they are fulfilling the entire budget, why can't they be equilibrium? Because they are lying on the lower indifference curve, which gives lesser satisfaction than a point which is
on the higher indifference curve on the IC2. Although IC2 का सारा कॉम्बिनेशन हम लोग अचीव नहीं कर सकते, लेकिन एक कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है by the preference of monotonicity, that is through monotonic preferences, a rational consumer will always prefer more to less. So point E is preferred to point P and Q, which is on the lower indifference curve. Why this point R is not your equilibrium? Because it is under budget are underutilized. And why point S is not equilibrium? Because it is over budget. ठीक है, तो ये आप करके आएंगे एंड आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी हो गया. Now tell me, do you all have the zeal to move forward with elasticity of demand, elasticity of supply and market mechanism, or should I take it a little slow? आप बोलेगा तो कल से हम दो लाइव ले लेंगे, 2 session. If one will be from 3, then other session I can take up from 8 or 9, something like that. तो what should I do अभी? Yes sir, 2 session. लोग बोल रहे 2 session ले लो. One more chapter is fine. Sir, can indifference curve touch? No dear, indifference curve will not touch either x-axis or y-axis. Not possible. Because अगर आप x या y में touch करा देते हो, तो जो indifference curve का definition हुआ, indifference curve is a curve which shows combination of two goods, वो violate हो जाएगा. अगर x-axis touch कर दिया तो उसका मतलब क्या हो गया? x is equal to 0. x-axis पे touch कर दिया तो उसका मतलब क्या? नहीं, y is equal to 0. Sorry. मान लो अगर आपने indifference curve को कुछ ऐसा बना दिया, तो यहाँ पे x तो है, x का क्वांटिटी है, बट y इज 0. एंड यहाँ पे अगर कर दिया तो यहाँ पे y तो कुछ है, बट x इज 0. So in that case, the property that indifference curve is to show combination of two good, that gets violated. So नहीं होगा. ठीक है. Mr. Thapa is saying, may I go to washroom? Please, you may. Teach, sir. Teach. We are ready. साल भर नहीं पढ़ा है, so teach. No, I am feeling a little exhausted, so I would like to take my session tomorrow. Although I wanted to continue, but my back is hurting real bad. I haven't slept the entire night. I boarded a flight at 4 a.m. in the morning, and then I flew back to my hometown without sleeping. I'm here. आँख में नींद भरी हुई है. I just don't want to collapse. Yeah, I can understand. Ramzan is going on, so you all want me to take 2 sessions? मैं आपका 2 सेशन ले लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. अगर 2-3 चैप्टर करके 2 सेशन में भी मेरे को लेना पड़ेगा, that's absolutely fine. If you want this kind of explanation, और if you want एकदम हवा में जल्दी बोल के खत्म करिए, तो आप आराम से जाके मेरा डिटेल्ड वाला वीडियो को 2x पे लगा के देखो, आपका हो जाएगा कंप्लीट. टू सेशंस, ठीक है. I'll take 2 सेशन. कल से आपके 2 सेशन को मैं कर दूंगा. तो अभी जाने से पहले होमवर्क मैं आपको दे दे रहा हूं. होमवर्क, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को थोड़ा इन डेप्थ और जानना है इस चैप्टर के बारे में, तो आप जाके मेरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखो. ये तो रिवीजन हो गया. एंड रात को सोने से पहले फ्रैंक आईएससी में देखिएगा, पीछे बैक में एमसीक्यूज दिया है, उसको एक बार सॉल्व कर लेना. दैट इज योर होमवर्क. ठीक है. और if you have my sample paper, then nothing like it. If you want to purchase it, if you find that I'm a genuine person teaching genuinely, then you can definitely go and enroll for the sample papers. In total, I'll be providing with 8 sample papers over there. 5 डाल दिए हैं और बनाना बाकी है, बना के डाल देता हूँ. Enough time we have. उसका डिस्कशन कल सुबह 10 बजे एप्लीकेशन पे शुरू हो जाएगा. कल फर्स्ट सैम्पल पेपर का डिस्कशन होगा, फॉलोड बाय सेकंड, थर्ड, फोर्थ. एंड आपका जो लाइव क्लासेस है चैप्टर का,
मैं वो दो दो करके स्केड्यूल कर देता हूँ, 1.5 घंटे की सेशन रखते हैं, 1.5 पौने 2 घंटा में हम लोग कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी कवर अप करने का। ठीक है, जितना हो सकेगा उतना करा देगा। सर विच बुक डू यू रेफर? आई रेफर माई बुक, my own notes which I have made. It is there on the application. ठीक है, sir please tell why is there an inverse relation between cost and production? What is the keyword? Economies of scale? No, the keyword is yeah, economies of scale भी है and आपका क्या बोलते हैं, returns to a factor भी है वहां पे कीवर्ड। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कीवर्ड है। कॉस्ट उल्टा चलता है प्रोडक्शन से, इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बिहेवियर। I refer to 3 or 4 books. Will you be able to? I don't think so. You won't be able to. I refer to Frank. I refer to Mazumdar. There is a book by a writer. आप search कर लेना, Mazumdar है. Then I refer to Arihant. Then I refer to Oswald. Then I refer to Sandeep Garg of CBSE. Then I refer to Ori Jain of CBSE. So I refer to multiple publisher का books. And of course then I speak with the ISC evaluators who are correcting papers वगैरह। उसके बाद मेरा कॉन्सेप्ट निकला है, मैंने अपने नोट्स को बनाया है। सो इट इज वेरी मच रोबस्ट। ठीक है, where to get my notes and sample papers? from my application। ठीक है, we will do everything, just have patience। sir at what time will it be live? मैं schedule करके एक वो डाल दूंगा and I'll share it on YouTube, आप देख लीजिएगा। ठीक है, just put on your notification, push notification and press the bell icon, you'll get the update। चलो, I'll take your leave then। I'll see you all tomorrow then। क्या कंप्लीट हुआ? कंज्यूमर्स हुआ, इलास्टिसिटी कल के सुबह के लाइव सेशन में जो हम लोग लेंगे उसमें इलास्टिसिटी। शुड आई टेक इट अर्ली मॉर्निंग? आई डोंट थिंक सो कोई उठेगा उस टाइम पे। ठीक है, लेट मी सी व्हेन कैन आई शेड्यूल इट। ठीक है, मे बी वन सेशन कैन बी केप्ट अराउंड 12, something like that, and then another session can be taken up 4 to 6 or 6:30 like that। तो इसमें आपको क्या बीच में पढ़ने का भी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, no no, I will not betray you, I will definitely come tomorrow। ठीक है, yeah, one session afternoon, one evening। चलो, bye, I'll take it tomorrow then।